नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और इसके साथ ही आज एक बड़े मुद्दे को लेकर तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम मौजूद है। 4000 किलोमीटर का यह सफर, कुल 150 दिन की यात्रा और 13 राज्यों की सीमाओं को छूती हुई राहुल की गांधी यात्रा जब आगे बढ़ी, कन्याकुमारी से लेकर लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ वो खत्म होती है। नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं कि फलसफे के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन कांग्रेस में एक जान फूंकने की कोशिश की गई। कांग्रेस को इस यात्रा के साथ कितना सियासी फायदा मिला, यह इस साल साफ हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस यात्रा के साथ क्या राहुल गांधी की छवि के मेकओवर में मदद मिली है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब राहुल गांधी एक गंभीर नेता के तौर पर सबके सामने आए हैं। और एक और महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या अब राहुल गांधी विपक्ष को लीड कर सकते हैं और विपक्ष राहुल गांधी को अपना नेता मानेगा क्या। राहुल गांधी के अगर शब्दों में मैं कहूं तो भारत जोड़ो यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर और गहरा अनुभव है। यह अंत नहीं है, पहला कदम है, यह एक शुरुआत है। तो क्या है राहुल की गांधी यात्रा, आज इसी को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। सुपर इंट्रो, थैंक यू सर। और सवाल भी सुपर है पहला, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक तो कितनी सफल हुई, दूसरा पब्लिक का मूड और रिस्पांस इसे लेकर क्या सामने आया। as far as Congress internal politics is concerned, Rahul Yatra has proved to be a super hit Rahul Gandhi show, which has completely restored and re-established his authority and power as number one man in the grand old party, which is confined only to two states, Rajasthan and Chhattisgarh, and has only a figure of 52 in a house of 542, 543, that way. So as far as success is concerned, it has been a successful show, but still Rahul has failed to project himself as a mass opposition leader. यात्रा की सफलता के बावजूद आज अपोजिशन पार्टीज में ऐसा माहौल नहीं बना कि राहुल हमारा नेता है, राहुल को नेता स्वीकार करें। और जहाँ तक भाजपा और दूसरी रीजनल पार्टीज का सवाल है, this visit was only a point of concern, a point of caution, nothing less, nothing more, no collateral damages. बस केवल इतना था। The reason is, in front of Modi, everybody is too small and the यात्रा was too late. तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यात्रा अच्छी है, सफल है, लेकिन in front of Modi, it is not towering at all. और अगर मुझसे कोई कहे कि एक लाइन में इसको समाप्त करो यात्रा को, तो मैं कहूँगा स्नो फॉल्स, राहुल राइजेस, यात्रा एंड्स, बट विद नो मेजर होप्स फॉर 2024. दिस इज ऑल। ग्रेट सर। सर, किसने दिया होगा ये आइडिया राहुल गांधी को कि आप ये यात्रा निकालें, और आपको लगता है कि ये यात्रा राहुल के लिए रीब्रांडिंग एक्सरसाइज थी? ऑफ कोर्स, यात्रा का जो आइडिया है, वैसे तो राहुल पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। कई सालों से मैंने ये देखा है कि किताबें पढ़ते रहते हैं, देश विदेश जाने में, और विदेश काफ़ी ट्रैवल करते थे, समय भी मिलता था, तो किताबों से आइडिया उन्होंने लिया। और किताबों से आइडिया लेते लेते उन्होंने ये देखा संसार में कि जब भी पार्टी को खड़ा करना होता है, बड़ा बनना होता है, तो वापस जनता के पास जाना होता है, और जनता के पास जाने के लिए सड़क पर उतरना होता है। और फिर उन्होंने इंदिरा गांधी का देखा, जब सड़क पर उतरी तो वापस सत्ता में आई। बेसिकली डांडी मार्च से वो इन्फ्लुएंस थे शुरू से ही, और बड़ी कई यात्राएँ उन्होंने देखी। और फिर राहुल के आइडिया को ही सोनिया ने एंडोर्स किया। उदयपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो सोनिया ने कहा कि हम एक लंबी यात्रा जो है सड़क यात्रा निकालेंगे। ये सब बातें उसमें रहीं। तो इसके बाद जब तय हुआ कि यात्रा होगी, तो राहुल ने दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वो खुद बहुत लंबी यात्रा कर चुके हैं। 191 दिनों तक करीबन 3300 किलोमीटर की लंबी यात्रा नर्मदा फ्रंट के लिए, नर्मदा बचाओ के नाम पे वो दिग्विजय सिंह कर चुके थे। तो राहुल ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि आप इसको धरती पे उतारिए। और फिर वासनी, केसी एंड लॉट ऑफ अदर लीडर्स दे गॉट इन्वॉल्व, और यात्रा इस तरह से हुई। तो बेसिक आइडिया जो है उनका, उनके खुद के विचारों से, अनुभव से, और पार्टी का जो मैंडेट था कि यात्रा करनी है, उससे आया।
स्वाधीन भारत के इतिहास में इस तरह की कई पद यात्राएं हो चुकी हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, और सियासी सफलता का उन्हें मंत्र माना जाता रहा है। उस पृष्ठभूमि में इस यात्रा को आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, और क्या ये बात सच है कि शुरुआती दौर में राहुल गांधी ने इस यात्रा को बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया था? मेरे ये दो सवाल हैं। हाँ, दो अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल है कि यात्राओं की पृष्ठभूमि, हिस्ट्री इस देश में क्या रही है, पॉलिटिकल जर्नीज या रोड जर्नीज की क्या हिस्ट्री रही है। तो आप देखिए, काफ़ी पहले अगर आप देखें, चंद्रशेखर ने प्राइम मिनिस्टर जो बने बाद में, सबसे लंबी यात्रा उन्होंने की। 4200 किलोमीटर वो चले और करीब करीबन 190 दिन तक वो चलते रहे। उसके बाद में फिर जो है ये अपने आडवाणी की रथ यात्रा वो हुई वहाँ पे। उसके बाद में फिर मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी 40 दिन तक चले, कन्याकुमारी से कश्मीर वो यात्रा हुई, जिसकी चर्चा आज देश में की जाती है। और उसके बाद में एक दो बड़ी यात्राएं और हुई। और कुल मिलाकर देखें तो भाजपा का जो स्वर्णिम मनाया था इन्होंने, स्वतंत्रता का गोल्डन जुबली मनाई थी 1997 में, उसमें बड़ी लंबी यात्रा हुई, करीबन 15,000 किलोमीटर लोग उसमें चले। तो ऐसा नहीं कि पहली बार राहुल चले हैं, दिग्विजय सिंह पहले चल चुके हैं, फिर साउथ में बहुत लोग यात्रा करते रहे हैं। आप देखिए विजय शंकर रेड्डी वो यात्रा करते रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी यात्रा करते रहे हैं, और आपके जो वहाँ पे दूसरे हैं जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर पहले रहे हैं, जो चंद्रबाबू नायडू, वो यात्रा करते रहे हैं। तो यात्राओं का इतिहास काफ़ी लंबा है और काफ़ी पुराना है। राहुल से लंबी यात्रा चंद्रशेखर कर चुके थे, लेकिन इसका चूँकि मीडिया का एक हाइप था तो इस यात्रा को ज़्यादा चर्चा मिली, ज़्यादा बल मिला, ज़्यादा एक हम आज और आप इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और सेकंड, आपने कहा कि यात्रा के बीच में छोड़ देने का मन हुआ था, तो निश्चित तौर पे मैंने ऐसा सुना है कि एक दिन ऐसा आया कि उनके मन में आया कि क्या है ये, थक जाते हैं रोज़ रोज़ चलते चलते। एक्चुअली क्या उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था लास्ट टाइम। तो वैसे तो क्या है कि उस पर ट्रेडमिल पे दौड़ना अलग बात है, यात्रा करना अलग बात है। और उसे 7-8 किलोमीटर रोज़ दौड़ते थे वो जो है। मैंने पहले सुना था 40 किलोमीटर दौड़ते हैं उससे पहले जो है। तब उन्होंने कहा क्या है, जब 40 किलोमीटर दौड़ लेते हैं ट्रेडमिल पे तो 20 किलोमीटर चलने में क्या इशू है। 4-5 दिन चले तो लगा कि बैठेगा नहीं मामला, चलो छोड़ो, एक मन में ख्याल आया। तो अगले दिन एक लड़की की चिट्ठी उनको आई वहाँ पे केरल में कहीं कि आप इसको मत छोड़िए, और आप अपने लिए नहीं चल रहे हैं, आप हमारे लिए चल रहे हैं देश में जो है। तो यात्रा कंटिन्यू हो गई। बाकी एक फैक्ट है कि एक बार उनका मन आया था यात्रा छोड़ दो जो है। और वैसे क्या यात्राओं में बहुत मूडी किस्म के आदमी हैं। अभी 10 साल 8 साल पहले अमरनाथ चले गए थे जो है, 1-2 लीडर साथ थे उनके, और वो थक गए जाते आते। एसपी जी ने हाथ जोड़ ली कि आप तो बार बार इतना जाते आते हैं, ऊपर नीचे कूदते हैं, तो हमें इसको इस तरह से साथ नहीं दे पाएंगे। तो यात्राएं करना, पहाड़ों पे चलना, कूदना, एक्सरसाइज करना उनका शौक़ है। और मुझे किसी ने कहा कि अभी जो यात्रा चली उसमें जो कैंटर थे, कैंटर के अंदर बाकायदा मशीन रखी हुई थी दौड़ने के लिए, और वहाँ भी एक्सरसाइज करते थे। तो मन उनका हुआ था, लेकिन मन वो सही जगह से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यात्रा करी और यात्रा में विद इन कांग्रेस वो हीरो बन के उभरे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। राइट सर, मेरा सवाल यह है कि आखिर क्या था इस यात्रा का आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड नैरेटिव, हम समझना चाहेंगे। आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट था इस यात्रा का, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड था। पहला था कि 2 विचारधाराओं के बीच जो लड़ाई है उसको जनता के सामने लेके जाना है। पहली विचारधारा उनकी सेकुलर इंडिया, सबको साथ लेके चलो, सबका साथ, ये वाली विचारधारा है। दूसरा, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पे अटैक किया कि ये लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, वेशभूषा के नाम पे राजनीति करते हैं, इनका विरोध करना है। तो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं, जो नई बात नहीं है, उस यात्रा में उन्होंने उसके विचार को और आगे बढ़ाया। दूसरा, उनका खुद का रीब्रांडिंग का था। तीसरा था कि जो देश की आर्थिक समस्याएँ हैं या जो जनता को जानना है, लोगों से मिलना है, ग्राउंड पे क्या है वो जानना था। और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो भी उन्होंने उठाए, आर्थिक इश्यूज़ उन्होंने उठाए, वहाँ पे जो है सोशल इश्यूज़ उन्होंने उठाए। तो कुल मिला के इस तरह का था कि बेसिक आइडियोलॉजिकल जो कंसेप्ट था वो था बीजेपी आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, और दूसरा ये था कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनसे मिलना, उनसे जुड़ना, ग्राउंड की रियलिटी को देखना। सर, आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से क्या राहुल गांधी का पुनर्जन्म हुआ है? ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। और यात्रा के दौरान ही उनके मन में ऐसा भाव आया ईश्वर का। तो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा उनसे, संवाददाता ने कोई सवाल, तो उन्होंने पलट के जवाब दिया उसमें कि मर चुका हो राहुल गांधी, उसका आप दिमाग से निकाल दीजिए, वो मेरे दिमाग में नहीं है, जैसे न्यू राहुल गांधी। तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। और नया राहुल गांधी क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। वही इनडिसाइसिव पहले की तरह, नॉन एक्सेसिबल वही राहुल गांधी, या डिसाइसिव एक्सेसिबल राहुल गांधी, ए सीरियस थिंकर राहुल गांधी, ये आने वाला वक्त बताएगा।
सर लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर राहुल गांधी खुद अपनी इस यात्रा से कितने संतुष्ट हैं, उसको लेकर आपका क्या असेसमेंट है, और दूसरा चरण कब से उम्मीद शुरू होगा इस यात्रा का? खुद तो काफ़ी संतुष्ट हैं। श्रीनगर में तो ऐसा लगा उनके भाषण से कि अपने आप को खुद को शाबाशी दे रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, और जनता का रिस्पॉन्स अच्छा था वहाँ पे, तो खुद से काफ़ी संतुष्ट हैं वो। और लेकिन अब बात वही है ना, यात्रा ख़त्म किए 3 दिन हो गए हैं, अब राहुल गांधी फिर सीन से गायब हैं। माना कि थकान मिटा रहे होंगे, यार कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, कुछ तो निकलो, कहीं किसी से मिलो। वो फिर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उसको, उनकी जो नॉन एक्सेसिबिलिटी है राहुल गांधी की जो है। अभी तो खुश हैं अपने आप से। और दूसरा जो पार्ट है, ऐसा सुना है कि 2 अक्टूबर से चालू होगा, उसका रूट वगैरह कहाँ कहाँ से जाएंगे, कौन लोग साथ चलेंगे, क्या होगा, अभी जो उसके निटिग्रिटीज़ हैं वो अभी डिसाइड हो जाएंगी। लेकिन लगता है कि यात्रा होगी, सेकंड पार्ट होगा अक्टूबर के अंदर। सर 13 राज्यों से होके निकली ये यात्रा, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जन समर्थन किस राज्य में मिला उनको? वैसे तो क्या है कि समर्थन सभी जगह मॉडरेट था, अच्छा था। हर जगह 2-4 हज़ार आदमी, 5 हज़ार आदमी जुड़ जाते थे यात्रा के साथ जो है, क्योंकि ये डिफरेंट था, मास मूवमेंट वैसा नहीं था ये। केरल में अच्छा रेस्पॉन्स था, तेलंगाना में अच्छा रेस्पॉन्स था, और दूसरे आपके पंजाब में अच्छा था, दिल्ली एंटर हुए तो अच्छा था, हरियाणा में अच्छा था। अब आपने कहा सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ था, तो ऑब्वियसली जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं वहाँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो इस तरह का अगर देखें तो राजस्थान वाज द बेस्ट। राजस्थान में एक जगह जो है अशोक गहलोत के इसमें जो है 10-10, 20-20 हज़ार लोग जो हैं उनके साथ चलते थे, क्योंकि आगे अशोक गहलोत चल रहे थे तो मुख्यमंत्री भी साथ चल रहा था, और पॉपुलर चीफ मिनिस्टर साथ चल रहा था राहुल गांधी के वहाँ पे। तो यात्रा का जो रेस्पॉन्स है बहुत ज़बरदस्त था। यात्रा की जो बात चल रही थी एक बार राहुल के सामने, केसी के सामने, तो दिल्ली में डिस्कस हो रहा था कि सबसे बेस्ट यात्रा कहाँ निकलेगी, तो कमलनाथ ने दावा ठोका कि मेरे यहाँ निकलेगी। वो भी अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, और मध्य प्रदेश में कुछ माहौल भी ऐसा है कि थोड़ा सा उनको लगता है कि कांग्रेस खड़ी हो रही है वापस से जो है। तो अशोक गहलोत वहीं थे, उनका नो, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, राजस्थान निकलेगी। और चैलेंज उन्होंने सिद्ध किया। राजस्थान की यात्रा सबसे बड़ी थी, सबसे कामयाब थी, राहुल मन मगन से खुश थे उसमें। तो वी कैन कंक्लूड दिस वाज राजस्थान विच टॉप यात्रा in terms of popularity, resource mobilization, organizational capacity and all these factors. सर श्रीनगर में यात्रा की समाप्ति के दिन जब राहुल गांधी ने भाषण दिया, उसकी खूब चर्चा हुई। निश्चित तौर पे भाषण, कभी कभी क्या है, सरस्वती आपकी वाणी पे बैठ जाती है। उस दिन राहुल की वाणी पे सरस्वती बैठ गई, और बड़ी इमोशनल बातें उन्होंने करी, जनता बड़ी प्रभावित हुई। बेसिकली उन्होंने मुद्दा उठाया था हिंसा वर्सेस नॉन हिंसा, मतलब नफ़रत वर्सेस, जिसको नफ़रत कहते हैं, नफ़रत वर्सेस शांति, प्यार, मोहब्बत जिसे वो कहते हैं। तो भाषण में उन्होंने 2-3 बातें इतनी टची कहीं कि जनता जो वहाँ थी, 5-6 हज़ार लोग थे, क्यों बर्फ़ गिर रही थी, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, अदरवाइज 8-10 हज़ार लोग आ सकते थे उस दिन वहाँ पे जो है। तो उन्होंने 2-3 बातें कहीं। उन्होंने कहा मैंने ब्लड को करीब से देखा है, दूसरे लोगों ने देखा नहीं, इसलिए वो समझ नहीं रहे हैं कि शांति रखना या नॉन नफ़रत करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में था तो एक दिन फ़ोन आया, टीचर ने बुलाया कमरे में, मैं डरता हुआ कमरे में गया। ऐसे ही रहे होंगे राहुल गांधी, शुरू से थोड़ा सा दाएं बाएं स्टूडेंट होते हैं जैसे शरारती बच्चे और जैसे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो उन्होंने खुद ने कहा, मैं बहुत डरते हुए क्लास में एंटर हुआ उसमें, टीचर के, प्रिंसिपल के कमरे में। तो उन्होंने कहा कि दादी को मतलब गोली लग गई तुम्हारे जो है इंदिरा गांधी को, तुम घर जाओ। तो चल दिए वो। रास्ते में प्रियंका का स्कूल था, उसको साथ लिया, वहाँ पे आए दोनों ने। तो उन्होंने कहा मैंने पहली बार दादी के चेहरे पे ब्लड देखा। जो उसको पोस्टमार्टम के लेके नहीं गए होंगे ना, तुरंत वहाँ पहुँच गए तो ब्लड तो होगा ही, नेचुरली देखा उन्होंने। सेकंड उन्होंने कहा कि जब मेरे फादर का एसिनेशन हुआ राजीव गांधी का, तो एक दिन रात 2 बजे फ़ोन आया एक मित्र का कि ऐसा हो गया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, उससे पहले फ़ोन आ चुका था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस रात के फ़ोन से डर लगता है। आज श्रीनगर में मैं हूँ तो किसी सैनिक के घर पे फ़ोन आता है कि वहाँ शहीद हो गया, आर्मी कमांडर शहीद हो गया। तो मैं चाहता हूँ इस खून रक्त रंजित जो है ये सिस्टम, इसको हम तोड़ें, शांति लाएं, व्यवस्था लाएं, मोहब्बत लाएं। उनका कंसेप्ट जो था, खैर कंसेप्ट उनका अनक्लियर था, लेकिन उन्होंने जनता को प्रभावित किया, जनता का दिल जीता ये सारी बातें करके। लेकिन एक दूसरी बात उन्होंने भाषण के साथ साथ गलत कही वहाँ पे। उन्होंने कहा कश्मीर पे बाहर वाले राज करते हैं, आज तक कश्मीर ने राज किया है। बाहर वाले कौन है? अब 370 के बाद तो भारत एक हो गया है, कश्मीर भी एक हो गया है। कौन बाहर वाले? बाहर वाले इन्वेस्टर अगर जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, टूरिज्म जा रहा है, टूरिस्ट जा रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप इनको रोकना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही सांस में जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार दोनों बातें साथ निकल जाती हैं दैट वे। तो थोड़ा लोगों को फील हुआ। बाकी उनका भाषण जो है प्रभावित था, और
कुछ और आप इसमें कह रहे जी सर, चूंकि उस दिन बर्फबारी के बावजूद जिस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी को मिला, क्या आपको लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है, क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस खुद को रिवाइव कर पाएगी? देखिए, पॉपुलरिटी उस पर्टिकुलर मोमेंट में उनकी बहुत ज़्यादा थी। जो पत्रकार यहाँ से गए थे, भाव भी बहुत, कहते हैं उसके भाव भी बहुत लौटे वहाँ से, और उन्होंने कहा कि आज चुनाव यहाँ तो राहुल गांधी लैंडस्लाइड जो है ना, लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगा यहाँ पे जो है। लेकिन चुनाव अलग चीज़ है, और टेम्प्रेरी 10,000 लोगों का जुड़ना अलग चीज़ है, और फिर राहुल गांधी का व्यवहार आने वाले दिनों में क्या रहता है, एज ए रेगुलर पॉलिटिशियन रहता है कि नहीं, वो अलग चीज़ है। और फिर चुनाव होगा तो जो लोग साथ खड़े थे वो अपने अपने दल के लिए अलग छिटक जाएंगे, महबूबा अलग चली जाएगी, उमर अब्दुल्ला अलग चले जाएंगे, तो उसमें की बात है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे पूरी वैली के अंदर राहुल के प्रति एक सिंपैथी का भाव और एक पॉपुलरिटी का भाव आया है। सर, जब लाल चौक पे तिरंगा फहराया राहुल गांधी ने, तो जो कार्यकर्ता थे वो इस बात को प्रचारित कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर किसी ने झंडा फहराया है लाल चौक पे तो वो राहुल गांधी थे। तो ये कितना फैक्चुअली करेक्ट है? और दूसरा सर, इस बीच में और क्या क्या रहा, लाल चौक पहले और अब कितना फ़र्क है इसमें? देखिए, ये कहना कि केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया इज रबिश, नॉट फैक्चुअली करेक्ट। भाई, खुद नरेंद्र मोदी गए थे झंडा फहराने, आपको याद है, आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले, और डंके की चोट पे गए थे, और एक कहा था किसी माँ ने दूध पिलाया तो मेरे को रोक के दिखाओ, और वाकई मानना पड़ता है नरेंद्र मोदी के साहस दुस्साहस को, वो डरे ही नहीं, वो वहाँ चले गए, झंडा फहरा दिया। तो कांग्रेस का कहना गलत है केवल हम झंडा फहराते हैं, बल्कि झंडे की बात तो ये कि शुरू में कांग्रेस वालों का जम्मू में ये व्यू था कि हमें तिरंगा झंडा नहीं फहराना चाहिए क्योंकि ये आरएसएस का, बीजेपी का एजेंडा है। लेकिन बाद में सब लोग गए वहाँ पे, राहुल गांधी भी गए वहाँ पे, और झंडा फहराया उन्होंने वहाँ पे जाके जो है। और आज लाल चौक की बात जो आप कह रहे हैं, तो लाल चौक तो बदल चुका है 370 के बाद। लाल चौक वाज ए स्पॉट ऑफ टेरर, खौफ, भय आता था, वहाँ जाने की सोचता नहीं था। जो लोग कश्मीर में रहते थे वो भी नहीं जाते थे, डरते वहाँ कि गोलियाँ चलती हैं उग्रवादियों और इसके बीच में। एक पॉइंट था, एक सेंटर पॉइंट था वो, इसका टेरर का आप कह दीजिए। कश्मीर वाले नहीं जाते, कश्मीर के बाहर वाले लोग भी नहीं जाते थे वहाँ पे जो है। आज स्थिति लाल चौक की ये है कि खुद कांग्रेस वाले भी जो गए थे श्रीनगर, राहुल गांधी की जैसे कहते हैं मिजाज फर्सी में जो गए थे वहाँ पे जो है, तो वो सब वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे, सेल्फी ले रहे थे खड़े होकर के। तो आज कांग्रेस वाले खुद लाल चौक पे खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। मैं भी जब जाता हूँ वहाँ तो देखता हूँ लाल चौक कितना सामान्य है, हर आदमी जा सकता है, आ सकता है। मुझे खुद यकीन नहीं होता मैं लाल चौक पे खड़ा हूँ। मैं कश्मीर बहुत जाता हूँ तो मेरा रास्ता एयरपोर्ट का वहाँ से निकलता है, तो एक और रास्ता भी निकलता है, तो मैं कहता हूँ उधर से चलो यार। क्यों कहता हूँ? तो एक आकर्षण, एक मोह है लाल चौक के प्रति। और वहाँ ठेले वाले खड़े होते हैं, गन्ने का जूस बहुत अच्छा मिलता है उसके आसपास। एक मिठाई की दुकान है वहाँ, कश्मीर की मिठाइयाँ जो खास तरह की होती हैं, ज़्यादा चीनी वाली, वो वहाँ सब मिलती हैं वहाँ पे। तो सब लोग जा रहे हैं, तो लाल चौक बदल चुका है टोटली जो है। और अगर आपको देखना है इस बात को कि नरेंद्र मोदी ने कितना रिस्क लेकर के झंडा आरोहण किया था, तो मैं आपको एक अभी दिखाता हूँ टेलीविज़न का एक छोटा सा टुकड़ा, एक जो है वीडियो क्लिप, उससे आप देखिए कि क्या दीवानगी थी उसमें नरेंद्र मोदी में और क्या जोश था। इसीलिए आज राष्ट्रपति ने कहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फियरलेस है, ये डरते नहीं हैं। तो आइए अब देखते हैं उस क्लिप को। मैं 1992 में श्रीनगर गया था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था, और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आग पैदा करता था। तो हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे और तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगे का झंडा फहराएंगे। तो आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना, क्या लगता है मित्रों? हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया, और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी। मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी, और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंच रहा था, और तब मैंने कहा था मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग होगा तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है,
और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे का झंडा फहराए। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और मित्रों, मैं समय पे गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने खड़ा। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं मित्रों, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। सर, भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा वीर सावरकर की मूर्ति हटाने का एक मामला सामने आया था। वे क्या मामला था, मुद्दा था, आप समझाइए। वो मैंने भी सुना था, अनफॉर्चुनेट था, इंडिसेंट था, नहीं होना चाहिए था। 7 सितंबर की बात है, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कोच्चि पहुँचे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सारे शहर में जो है वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के फ़ोटो लगे हुए थे, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के। उन्हीं के बीच में जो है चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे लोग जो हैं, उन्हीं के बीच में विनय सावरकर का फ़ोटो लगा हुआ था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हटा दिया, उस जगह महात्मा गांधी की तस्वीर लगा दी, हट गया, वो शहर में वायरल हुआ। अनफॉर्चुनेट, ये सब नहीं होना चाहिए। वन हैज़ टू बी डिसेंट इन पॉलिटिक्स, ये तरीका थोड़ी है। एनी हाउ सर, आजकल बीबीसी की जो फिल्म है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। गुजरात के दंगों पर बनी बीबीसी की इस फिल्म में अंग्रेज़ों और कांग्रेस के राज में हुए सांप्रदायिक दंगों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इज दिस फिल्म अ वन वे एक्सरसाइज? ऑफ कोर्स इट्स ए वन वे एक्सरसाइज, जिसे कहते हैं एक्स पार्ट है। जब आप दंगों में फिल्म बनाते हैं, इन टोटलिटी बनाएंगे तो अच्छी बात है, जस्टिस दिखता है उससे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं तो एक फोकस करके एक ही सब्जेक्ट बनाते हैं। फिल्म बनने के बाद में उसका जो प्रभाव हुआ यहाँ पे, जो लोगों में, देशवासियों में जो आक्रोश आया ज़्यादातर लोगों में, आप जानते जो है, तो उसके बाद फिर लोगों को लगा, ये बात याद आई कि कांग्रेस राज में भी इतने दंगे हुए थे, उनको आप नहीं दिखा रहे। आप कश्मीर फाइल्स तो बना रहे हैं, लेकिन 1984 की सिख फाइल्स आप नहीं बना रहे हैं इन ए वे। तो दंगों की बात अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि 1500 लोग मारे गए थे एक बार, बिहार में एक दंगा हुआ था उसमें जो है। और उसके बाद में एक दंगा मुझे याद है कि ये यहाँ पे हुआ था अपना बम्बई के अंदर, जो चेन ब्लास्ट हुए थे जो है, उसमें 800 लोग मारे गए थे। एक हुआ था उस समय उड़ीसा में हुआ था, उसमें 1900 लोग मारे गए थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी दिल्ली में जो है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर सिख राइट्स की बात आती है 1984 में जो है। इसमें गवर्नमेंट खुद ये मानती है कि 3000 सिख मारे गए इसमें जो है, ठीक है। और गुजरात के दंगों से अगर आप कंपेयर करते हैं तो गुजरात में 1100 लोग टोटल बताए जा रहे हैं, जिसमें 250 तो हिंदू हैं और बाकी सब मुस्लिम लोग हैं, और कुछ लोग लापता हैं वहाँ पे। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम अगर आप देखते हैं तो दिल्ली का हिंदू सिख भी नहीं कहना चाहिए, सिख राइट्स जो हैं, जो लोगों ने मारा, आप चाहें तो हिंदू सिख कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं उसको जो है, तो उसमें तो 3000 तो गवर्नमेंट खुद मान रही है, 2700 केवल इसी दिल्ली में, नाक के नीचे, 800 बाहर, और चर्चा 4000 की होती है। तो गुजरात के दंगों की तुलना में दिल्ली के दंगे 5 गुना ज़्यादा थे, मोर हीनियस जिसे कहते हैं। वहाँ तो मान लो 100 लोगों को जिंदा जला दिया, सपोज आरोप लगते हैं कि बिल्डिंग के अंदर खड़े करके। यहाँ तो हज़ारों लोगों को जिंदा जला दिया गया, ट्रेन में, गाड़ी में, कनॉट प्लेस में, इधर उधर। आप सोचिए कितना विभत्स दृश्य होता होगा। तो ये बात सही है कि दंगा कहीं नहीं होना चाहिए, न गुजरात में, न यहाँ, न वहाँ। लेकिन जब आप दंगा प्रोजेक्ट करते हैं तो बेहतर होता बीबीसी फिल्म वाले अगर उसकी कंपैरिजन उसका दिल्ली राइट से भी करते तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। दैट्स ऑल। सर, ऐसी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी होने से पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। यदि ये सत्य है तो इस प्रकार के इररिस्पॉन्सिबल बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं भी इसका जवाब उसी में दूंगा। अगर ये सत्य है तो राहुल गांधी की पूरी जो यात्रा है ये सब मिट्टी में है, फिनिश्ड इन ए सिंगल सेंटेंस। कितना गैर जिम्मेदार बयान है। आप लंदन में दे रहे हैं, 4 महीने पहले दे रहे हैं जाकर के कि सारे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, केवल चिंगारी की ज़रूरत है। अगर भाजपा ने इस बयान को चला दिया चुनाव में तो वोट लेने मुश्किल हो जाएंगे।
यात्रा से क्या सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा? क्या भाषा बोल रहे हैं आप? हाईली इरेस्पॉन्सिबल। आप नरेंद्र मोदी को कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, बीजेपी वालों को कहते हैं, आरएसएस पे अटैक करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भड़काने वाली बात कह रहे हैं। और कितनी गंभीर बात है। और बयान दो तो अकेले में दो। आप ऐसी जगह बयान दे रहे हो करके वहाँ पे कि अखबारों में छप रहा है, वेब पे आ रहा है। अगर ये सत्य है, मैंने कहा ना, मैंने इसका वीडियो नहीं देखा है, अगर ये सत्य है तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है एंड इट विल किल द एंटायर इम्पैक्ट ऑफ दिस यात्रा जो है, अनफॉर्चुनेट। सर, लेकिन क्या भाजपा में वरिष्ठ स्तर पर इस यात्रा को लेकर कोई चिंता का माहौल है? चिंता नहीं, कंसर्न है, कॉशन है। उसका कारण ये कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो फीडबैक सिस्टम है बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पे जो है पत्ता भी हिलता है, उनको मालूम रहता है, वो कभी चांस नहीं लेते। यात्रा का जितना फीडबैक राहुल गांधी के पास है उससे 5 गुना ज़्यादा फीडबैक इन लोगों के पास है। किस स्टेट में कहाँ क्या हुआ है, क्यों? ये तो 24 घंटे चुनाव लड़ते हैं, सारा साल चुनाव लड़ते हैं, 5 साल चुनाव लड़ते हैं, रोज़ चुनाव लड़ते हैं। जब फाइलें निपटाते हैं तो 1 घंटा रात को रोज़ सोने से पहले सोचते होंगे चुनाव, कि क्या चुनाव कैसे लड़ना है, क्या करना है। उनकी विशेषता है ये। तो वो तो एक चुनाव नहीं हारना चाहते कहीं भी, न किसी को जीतने देना चाहते हैं, ठीक है ना। उनका फोकस चुनाव जीतने पे है, तो इसका नोटिस लेते हैं वो। तो उन्होंने इसका नोटिस लिया है, वो इसके उपाय उपचार जो हैं वो करेंगे आगे जा कर के जो है। बाकी फैक्ट है कि चिंता और तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंसर्न है उनका। सर, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ दिनों पर के जो बयान हैं उन पर अगर हम गौर फरमाएं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विचारधारा में मुस्लिमों के प्रति कुछ बदलाव हो रहा है और पार्टी में इसको लेकर के अलग अलग राय है? ये फैक्ट है। मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह मास्टरमाइंड लोग हैं, वक्त के हिसाब से फैसले लेते हैं। जैसे कहते हैं नाक का कोई सवाल नहीं होता वहाँ, घटनाओं के आधार पर फैसले होते हैं। कई बार यू टर्न भी लेते हैं, जनता के मैंडेट को, जनता के माइंड को, मूड को ध्यान रखते हुए, चुनाव को ध्यान रखते हुए। अब उन्होंने अपना असेस कर लिया कि 2024 में हमें कोई खतरा नहीं है। जो सो कॉल्ड पोलराइजेशन होना था सब हो चुका है, कोई हिंदू वोट बदलने वाला नहीं है अभी। तो थोड़ा सा इधर झुका जाए यथार्थ की ओर, मच अवेटेड झुकना, जिससे लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब झुकेंगे इधर जो है, तो झुक गए थोड़ा सा। सबसे पहले तो उन्होंने इतनी बड़ी कार्यकारिणी में छोटा सा मुद्दा उठाया प्राइम मिनिस्टर ने, ये फिल्म का, कौन सी फिल्म आपकी, शाहरुख खान की पठान जो है, उसके बैकग्राउंड में उन्होंने कहा ये अनफॉर्चुनेट है कि भाजपा कार्यकर्ता छोटी छोटी फिल्मों को मुद्दे लेके बढ़ते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। हीरो हो गए नरेंद्र मोदी मुस्लिम कम्युनिटी में उस दिन, वो सुपरहिट हो गई पिक्चर पठान। करोड़ों लोग पठान को देख कर मोदी को देख रहे हैं, साथ में कोई बयान नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा। तो भाई इनका रोल, इनका विज़न, इनका जो है ना, उसको आप मैच नहीं कर सकते। फिर कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मुसलमानों से भी थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए आगे जा कर के, और ख़ास करके जो बोहरा कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मेल बढ़ाना चाहिए, ईसाइयों से मेल बढ़ाना चाहिए, सूफियों से मेल बढ़ाना चाहिए। तो सबसे मेल बढ़ा रहे हैं, दैट वे जो है, तो फैक्ट है। और उधर आरएसएस के मोहन भागवत जो मीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ में, मुस्लिम कम्युनिटी से मीटिंग हो रही है, तो कुछ उनके माइंड में है तो अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, सबको साथ लेके चलो, तभी सिद्ध होगा। सबका साथ सबका विकास, वो तभी सही मायने में सिद्ध हो पाएगा अगर इस थ्योरी की थीम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दैट इज़ करेक्ट कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी में चेंज हो रहा है और मुस्लिम्स को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास शुरू हुआ है। लेकिन अब तो सर 9-10 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो यात्रा का क्या कांग्रेस वोट बैंक पर कोई असर आप देख रहे हैं? और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस की सरकारें वो बचा पाएंगे राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए? देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं। एक तो एक अदर देन राजस्थान छत्तीसगढ़ भारत जो है, तो इम्पैक्ट तो मैंने आपसे कहा ना कि मोबिलाइजेशन हुआ है कांग्रेस वर्कर्स का, वो वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। तो कोई ज़्यादा मुझे उसमें परिवर्तन ऐसा नहीं दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है कि चुनाव लड़ना अलग बात है, वोटों की गिनती करना अलग बात है, स्ट्रैटेजी बनाना अलग बात है, और 5000 लोगों की भीड़ लेके निकल जाना, पॉपुलर होना अलग बात है। विद इन पार्टी तो आप हीरो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पार्टी के बाहर जब आप इन राज्यों में निकलेंगे तो हर राज्य के समीकरण अलग अलग हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े ऐसा नहीं लगता मुझे। स्कैटर्ड जो कांग्रेस वोट है वो मोबिलाइज होगा थोड़ा, तो जिसे कहते हैं जगलरी ऑफ फिगर्स, उसके तहत अगर 10, 20, 50 सीटें असेंबली की बढ़ जाएँ किन्हीं राज्यों में तो कोई आश्चर्य नहीं है, इतना इम्पैक्ट है। मगर मेजर इम्पैक्ट आने वाला इसमें नहीं है। बात है राजस्थान की, तो राजस्थान में भी तो अशोक गहलोत आशान्वित हैं पूरी तौर से। वो कहते हैं मैं कम बैक कर रहा हूँ, पहली बार जो है वापस आएंगे हम। अभी सर्वे करवाया था तो काफ़ी एंथुजियास्टिक था उनका सर्वे, और बजट लेके आ रहे हैं 10 तारीख को। तो उनको तो अगर सरकार बनती भी है राजस्थान में तो राहुल गांधी का ज़्यादा रोल नहीं है, मॉडरेट सा रोल होगा, कि उन्होंने राजस्थान में बहुत अच्छा शो हुआ था तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहता है। लेकिन अगर वो सरकार रिपीट होती है तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन अशोक गहलोत, देन फॉलोड बाय राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी, आप जैसे जिस तरह से कह सकते हैं जो है।
तो इम्पैक्ट उसी समय मालूम पड़ेगा। लेकिन इन जनरल जो वर्कर्स हैं पाली में, मान लीजिए कोटा में, जोधपुर में, तो मोराल एक बढ़ा है वर्कर्स का जुड़ने के लिए। अशोक गहलोत का काम थोड़ा आसान हो गया इससे वर्कर्स को मोबिलाइज़ करने का। और छत्तीसगढ़ में जो आप कह रहे हैं वहाँ कांग्रेस स्थिति बताते हैं काफ़ी अच्छी है एक तरह से, तो वहाँ भी ये स्थिति है। अगर कांग्रेस जीतती है तो फर्स्ट क्रेडिट गोज़ टू द चीफ मिनिस्टर जो है, और दूसरे बीजेपी का अभी उतना सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट यू नेवर नो, नरेंद्र मोदी इज ए मिरेकल। वो हर चुनाव में 15 दिन पहले जाते हैं, 10 सभाएँ करते हैं, सब बदल देते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ राजस्थान और यहाँ भी, तो आप नहीं कह सकते। लेकिन आज हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के चांसेस हैं रिपीट होने के, ठीक है। और उसके फैक्टर क्या होंगे, राहुल गांधी को क्रेडिट आप दे सकते हैं। सर, आजकल कांग्रेस के बारे में कहा जाता है ना हारने का गम और ना जीतने की खुशी। मुहावरा क्या है ये मुहावरा जन्म हुआ था इसका जब पार्टी हिमाचल में जीती थी। तो आमतौर पे भाजपा वाले जीतते हैं तो देखते ही आप कैसे नरेंद्र मोदी आते हैं दिल्ली में पार्टी ऑफिस में, कैसे फूलों की बरसात होती है, कैसे उत्साह होता है, लोगों में झूम रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, कैसे मीडिया खड़ा होता है दर्शनों के लिए, सारा एक उत्साह का माहौल होता है। और मैसेज पूरे देश में जाता है उनका, जेपी नड्डा का, अमित शाह का, इनका सबका जो है, अनुराग ठाकुर का जो है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कि बेसिक डिफरेंस क्या है कि कांग्रेस लीडर ओरिएंटेड पार्टी है और भाजपा जो है ना वर्कर्स ओरिएंटेड पार्टी है। बेसिक डिफरेंस ये है। तो हिमाचल में क्या हुआ, सरकार बनी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अवसर था। तो पता लगा किसको बधाई देने जाएं, जनपद पे कोई है नहीं। शिमला में वो जो ऑफिस है उसमें कोई हुआ, जिसमें पहले मैंने कहा था कोई लड्डू को चोरी नहीं बटे दफ्तर के अंदर, वहाँ जो है कार्यकर्ता किसको माला पहनाने जाएं, वहाँ पे जो है। बाद में मालूम पड़ा कि सोनिया जी का बर्थडे है, सभी लोग वहाँ आए हुए हैं सवाई माधोपुर में जो है, तो प्रियंका वो सब लोग वहीं हैं। तो मैंने कहा था उस समय भी सवाई माधोपुर में एक मंच बना देते कि जो हमें बधाई देना चाहें कार्यकर्ता आ जाएँ, माला लेके हम चले जाएँ वापस। AICC में कह देते KC वेणुगोपाल से कि ज़रा एक अच्छा शो करवा दो, कुछ नहीं है। इसी से मुहावरा बना कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको ना जीतने की खुशी ना हारने का गम। दैट्स ऑल। सर, इज राहुल स्टिल अ कंफ्यूज्ड पर्सन? क्योंकि वो बोलते हैं, उन्होंने कई बार कहा कि ये यात्रा पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन जब किक ऑफ हुआ यात्रा का तो उसके रीजंस थे, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, या जो ED CBI का गलत उपयोग, ये सब तो पॉलिटिकल रीजंस है और पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। ये सच है कि नाउ ही इज़ गेटिंग मोर फिलोसफिकल, मोर इंटेलेक्चुअल, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। जिस दिन उन्होंने बयान दिया था कि मेरा ये चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये नौकरियां देने के लिए नहीं हैं, तो बहुत गुस्सा आया था कई कांग्रेस नेताओं को जो साथ चल रहे थे, दिग्विजय सिंह जैसे लोग और दूसरे लोग, जयराम रमेश जैसे लोग, ये क्या कर रहे हो, सारा स्पॉइल कर रहे हो। अगर पॉलिटिकल नहीं है तो पावर में नहीं आओगे, पावर में नहीं आओगे तो परिवर्तन कहाँ से लाओगे। जो चेंज है सोसाइटी में पावर में आने से ही होता है। आचार्य विनोबा बन के तो हो नहीं सकता, किसी न किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी बैठना पड़ता है। तो कंफ्यूज हैं थोड़ा, और अभी और वेट करिए आने वाले दिनों में कितना कंफ्यूज है कितना नहीं मालूम पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, ही इज़ ए ब्रिलियंट पर्सन, ठीक है ना, ही इज़ ए डेयरिंग पर्सन, ही इज़ 100% ऑनेस्ट जिसे कहते हैं, और बिल्कुल करेज और कन्विक्शन भी है, सब कुछ है। लेकिन ये जो है ना ऑन ऑफ जो कहना, या ऐसे बयान दे देना, इससे दिशा भटक जाते हैं लोग, भटक जाते हैं दिशा जो है। सर, ए के एंटनी कहते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अकेले पराजित नहीं कर सकती, तो 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता की क्या संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, ए के एंटनी जो है बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, एक्सपीरियंसड हैं। उन्होंने जो कहा सच कहा है, कांग्रेस शाश्वत सच कहा है, ग्लोबल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। अकेले कांग्रेस किसी भी स्थिति में आए तो नहीं लगता, 29 तक तो नहीं लगता मुझे कम से कम। मैंने पहले भी कहा था चुनाव अब जो हो रहा है वो चॉइस के लिए नहीं है चुनाव, गुंजाइश। अब 29 के चुनाव की बात करिए आप, जो कंटेस्ट करना है, तो कोई चांस नहीं लगता मुझे कांग्रेस अकेले उसको पराजित कर दे। और खुद देखिए राहुल गांधी, ही इज़ नॉट इन डार्क। यहाँ पे राहुल गांधी को 100 में 100 नंबर। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो उन्होंने कहा श्रीनगर में कि भूल जाइए 2024 को। नरेंद्र मोदी अमित शाह इतना आगे बढ़ गए हैं, इतने आगे की तैयारी कर चुके हैं कि बहुत टाइम लगेगा, और जब तक ये तैयारी करेंगे वो लोग और आगे निकल जाएंगे। वो मैन टू मैन मार्क कर चुके हैं चीज़ों को, प्लान को, हर चीज़ को जो है। तो खुद मानते हैं कि अभी कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं यात्रा का है, लेकिन देर सवेर कभी न कभी इम्पैक्ट आएगा। विपक्षी एकता की 0 संभावनाएं हैं। शाश्वत सत्य है, विपक्षी एकता भारत में हो ही नहीं सकती। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, 10 साल का जीवन बचा और देखते रहते चला जाऊँगा। विपक्षी एकता मुझे नहीं लगता कभी मैं देख पाऊँगा उसको, और क्यों देखूँ।
ऐसी विपक्षी एकता की स्थिति के अंदर जो है। आप देखिए ट्रेजेडी क्या हो रही है इसके अंदर। बड़ी ट्रेजेडी ये हो रही है कि जो लोग आपके साथ हैं, जहाँ जिनके साथ आपने सरकार बनाई है, जिनको सहारा दिया है, पटना आपने जेडीयू को सहारा दिया, आरजेडी को सहारा दिया, आपके साथ नहीं हैं। झारखंड जेएमएम आपने सहारा दिया, आपके साथ नहीं है। किसी और राज्य में अखिलेश यादव सपा को आपने सहारा दिया, वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ यात्रा में नहीं है। किसके सारी विपक्षी एकता की बात करते हो आप ये? और मुझे लगता है भगवान भी धरती पर उतर आया अगर वो ये कहे इंडिया में विपक्षी एकता करा दो। नो। सर, हमने भारत जोड़ो यात्रा की बहुत सारी तस्वीरें देखी। इस पूरे प्रोसेस में क्या लगता है कि राहुल गांधी एक संत के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में सामने आए हैं, और उससे अगला अगर ऐसा है तो क्या ये एक संयोग कहें, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज है अध्यात्म की और जिस तरह से हम उन्हें देखते आए हैं, क्या उसे कॉपी करने की कोशिश है? एक्चुअली क्या मुझे लगता है कि राहुल गांधी खुद ये भी क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है। क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे कभी, या फिर कभी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, फिर कभी या किसी मौका आएगा तो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या करेंगे, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं है। और उससे क्या ये घटनाएं बार बार होती रहती हैं, कन्फ्यूजन फैलता रहता है उससे। अभी राजस्थान अलवर में आए थे तो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर राजस्थान के अशोक गहलोत, और गांधी परिवार से बहुत करीब से हैं, 50 साल से साथ हैं। राहुल प्रियंका को बच्चों की तरह गोद में खिलाया हुआ है। तो उन्हें प्यार से बैठा के पूछा एक दिन कि भाई ये तो बताओ चाहते क्या हो, क्या बनना चाहते हो? पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, एनजीओ चलाना चाहते हो, समाज सेवा बनना चाहते हो, या नरेंद्र मोदी की तरह अध्यात्म गुरु प्लस पॉलिटिक्स करना चाहते हो, या केवल अध्यात्म करना चाहते हो? तो इस कन्फ्यूज बस उनका तो है कि जो हो रहा है अच्छा वो हो जाए, डेली एजेंडा जैसे है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि क्या एक्चुअली बनना चाहते हैं। और लेकिन नकल करने की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी उन लोगों में नहीं, ही विल नेवर कॉपी एनी लीडर वेयर इट्स नरेंद्र मोदी और एनीबडी। वो ओरिजिनल आदमी है इस मामले में, ओरिजिनल विच अगर ये कुछ कमियां जो आसपास मैं बार बार कहता हूँ फ्रस्ट्रेट होकर, ये अगर ठीक हो जाए उनके बारे में तो डिस्कशन करने में मज़ा आएगा यहाँ पे। लेकिन बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि कंफ्यूज तो हैं थोड़ा। सर, राहुल गांधी का जो नया अवतार है, क्या वो उनको स्वाभाविक या फिर रेगुलर पॉलिटिशियन बना पाएगा? यानी कि ऑन एंड ऑफ जो पुराना रिकॉर्ड है या फिर पुराना नैरेटिव है वो बदल पाएगा? दस टाइम विल टेल। लोग इससे बहुत परेशान हैं इस बात से। सबसे बड़ा तो सवाल यही है ना कि वो रेगुलर लीडर बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इसी से परेशान हैं, मिलते हैं कि नहीं। तो ओनली टाइम विल टेल कि ऑन ऑफ ख़त्म होगा कि नहीं। तो लेट्स वेट फॉर एटलीस्ट फॉर अनदर 100 days, देन विल अगेन रिव्यू। सर, भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हुई, लेकिन अपनी ही पार्टी में राहुल गांधी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? वेरी सीरियस क्वेश्चन। राहुल गांधी के सामने शायद सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि खुद का रोल डिफाइन करना, क्या करना चाहते हैं, वन। दूसरा, घर में प्रियंका का रोल डिसाइड करना, बॉस कौन है, वो हैं या पर्दे के पीछे प्रियंका है और कहीं कहीं रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में है। तो राहुल्स रिलेशनशिप विज़ाविज़ सोनिया गांधी एंड प्रियंका, दैट मस्ट बी डिफाइंड उनके लिए। और वो कैसे उसको डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, माता जी के सामने बैठ के इस विषय को कैसे उठाएंगे। और शायद इसीलिए वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, कहते हैं फ्री हैंड तो है नहीं, क्यों घुटन में रहूँ मैं, मे बी। तो पहला चैलेंज ये खुद के रोल को डिफाइन करना, खुद की अथॉरिटी को डिफाइन करना, विद इन गांधी फैमिली डिफाइन करना, विद इन कांग्रेस उसको डिफाइन करना। सेकेंड रोल ये है उनको एक्सेस उनके तक कैसे हो, एक्सेस को, इजी एक्सेस को संभव बनाना। उसका एक तरीका ये है कि जितनी चिट्ठियाँ आती हैं आपके यहाँ सबका जवाब दीजिए, मेल आते हैं सबका जवाब दीजिए। खड़गे साहब के बगल में एक कमरा ले लीजिए AICC में, नीयत भी कहीं और ले लो, वहीं मिल जाएगा। खड़गे साहब सीधे आदमी खाली कर देंगे, कहीं और बैठ जाएंगे जा करके जो है। तो वहाँ जो है 3 से 5 एक पर्ची लगाइए बाहर, राहुल गांधी मिलने का समय 3 से 5, तो लोग मिल सकें आपको जाके। तो एक्सेस करना, लोगों को डील करना, उनको रेस्पॉन्ड करना, और सबसे बात है अपनी टीम को गठित करना। अभी टीम में जो लोग हैं उनके अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, कोई किस बैकग्राउंड से किस बैकग्राउंड से। अब बेजू है, वो आपके विद्यार्थी हैं, अलंकार है, अच्छे लोग हैं, बट दे हैव नो डेल्ट विद पॉलिटिक्स, हार्डकोर पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी मस्ट रीऑर्गेनाइज हिज टीम एंड पुट सम पॉलिटिकल पीपल अराउंड हिम। लेकिन ये सब बातें केवल भाषण तक है, मैं जो भाषण दे रहा हूँ ऐसा होने मुझे खुद को कन्विंस हूँ कुछ होना नहीं है इसके अंदर, दैट वे जो है। तो वही रूल है, नरेंद्र मोदी अमित शाह जिंदाबाद, चलेंगे वो। तो बहरहाल आपने कहा ना चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो एक चैलेंज मैंने बताया आपको। दूसरा चैलेंज सबसे उनके सामने आज जो एजेंडा में है, उन्होंने कहा था नफरत मिटाओ। तो सबसे पहले उनकी अग्नि परीक्षा है गहलोत और पायलट की नफरत मिटाओ। सबसे पहले एजेंडा ये आज का उनके सामने, कैसे सॉल्व करते हैं उससे पता लगेगा। और मैं कहता हूँ दिक्कत क्या है, यू मस्ट हैव करेज एंड कन्विक्शन टू से
कि नहीं कोई चेंज नहीं होगा, 2023 तक अशोक गहलोत ही रहेंगे, ख़त्म हुई बात, अगला आदमी खुद अपना डिसाइड करे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक चैलेंज उनके सामने ये है। फिर CWC का चैलेंज है, मेंबर्स बनेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, रिसोर्स क्रंच है थोड़ा। अभी तो लोगों ने कुछ मैनेज कर दिया, थोड़ा सा फंडिंग बढ़ा है पार्टी का, मैंने सुना है कि थोड़े बहुत पैसे आए हैं उसके अंदर भी, ठीक है, काम चलाओ, टेंट लगाओ, तंबू लगाओ, थोड़ा गाड़ी घोड़ा लगाओ, जो है ये। आगे क्या होगा, 10 राज्यों के 10 राज्यों के चुनाव, उसे कैसे हैंडल, फिर 24 का चुनाव है, कैसे हैंडल करोगे। तो चैलेंज ही चैलेंज है उसके सामने। और फिर सवाल है रोल क्या है खुद का, खड़गे कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, चैलेंज किसके लिए, आप अकेले के लिए हैं या पूरे परिवार के लिए हैं। तो ये सब बातें हैं। आपने पार्टी में गुटबाजी और राज्य में गुटबाजी की बात की, जो टुकड़े टुकड़े हम देखते हैं पार्टी में ही, राज्यों के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा की वो बात करते हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन क्या अपने नेताओं को और अपनी पार्टी को जोड़ पाएंगे वो इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? ह्यूमन नेचर है, डिफरेंसेस होना मुश्किल है कि जोड़ पाएँ। हालांकि यात्रा में थोड़ा बहुत एक डेमो उन्होंने दिया है उसका, जो है कर्नाटक में तो दोनों को साथ लिया, हरियाणा में गए तो हुडा और शैलजा इन सबको साथ लिया, वहाँ पे चले। लेकिन ये कितना चलेगा नहीं कह सकते। मोटे तौर पे कह सकते हैं हुडा को कहा उन्होंने 2024 में टिकटें बांटना, अभी तो कोई चुनाव इस तरह से कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। कभी जोड़ने की बात तो तब आएगी जो संगठन खड़ा करोगे, एक अपना एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रेट करोगे, फैसले लोगे, वहाँ पे ऑन ऑफ नहीं होगे, वहाँ पे रेगुलर दफ्तर आओगे, बैठोगे, जाओगे, तब तो बातें आएंगी। जब ये शुरुआत ही इसकी नहीं हो रही है तो क्या सामना करोगे आप, फिर क्या वहाँ नेताओं के डिफरेंसेस कैसे कम होंगे। आई हैव लिटिल होप। राहुल गांधी के इतने सारे प्रयास हम देख रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, खुद भी यूथ चेहरा है, लेकिन बावजूद इन तमाम प्रयासों के ये जो यूथ ब्रिगेड है, इसके तमाम जो चेहरे हैं वो धीरे धीरे छिटकने लगे हैं, उनसे अलग होते नजर आ रहे हैं। और इसी लड़ी में, इसी लिस्ट में, इसी फहरिस्त में अब सचिन पायलट का नाम है, उनकी भी चर्चा जो है बहुत तेज़ है। तो इसे जैसी सर आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, उनका सोच एक तो ये है कि किसी ने कहा एक व्यक्ति जा रहा पार्टी छोड़ के, तो कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है एक आदमी पार्टी छोड़ने से, जाने दो। प्रियंका इसको कहेगा तो कहेगा आई डोंट केयर। तो ये हुआ इन 2 सेंटेंसेस का कि 5 साल में एक एक करके सारे चले गए यूथ के लोग। सबसे पहले तो आसाम वाले चले गए, कितना कोलेटरल डैमेज था कांग्रेस को, आपने टाइम नहीं दिया मिलने को उनको, जो है ये। फिर वो सुष्मिता देव चली गई, वो TMC में चली गई, राज्यसभा मेंबर बन गई, एयरपोर्ट गई, मिलना चाहती थी, किसी सिक्योरिटी अफसर ने कहा नहीं आज टाइम नहीं, कल आना। उसने कहा गो टू हेल, आई विल नॉट टॉलरेट। सिमरन उसके हेमंत बिस्वा की तरह वो वहाँ चली गई। वहाँ पे जो है ये जतिन प्रसाद चले गए, सिंधिया चले गए, RPN सिंह चले गए। तो भाई एक एक करके सब चले जाएंगे, फिर कौन चलाएगा पार्टी। और यूथ ब्रिगेड की बात आप कहते हैं तो फिर कुछ करो ना रोकने के लिए उनको। और लेटेस्ट नाम पायलट का आ रहा है, ठीक है ना। मैं तो मेंटली कन्विंस हूँ कि पायलट जाएंगे। अपना अपना असेसमेंट है, देखो मैंने 2 साल पहले ही कहा था इस बात को। जन्मपत्री अलग बात है, उसके अलावा क्या है ना, हर आदमी वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा शुरू से मानना ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं अपमानित महसूस कर रहा है तो लंबे समय तक नहीं कर सकता, एक दिन फिर वो कहता है छोड़ो चलो, जो है। तो ऐसी चर्चा है। बाकी अब देखो फाइनली क्या होता है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन चर्चा आज राजस्थान से जो आई है, दिल्ली से जो चर्चा आई है कि उन्होंने पायलट पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है पायलट समर्थकों का कि फैसला करो, बहुत हो चुका, अब और नहीं। एक फिल्म में गाना आता है ना, वो और नहीं जो है ये, तो वो वाली बात है, और नहीं जो है। तो अब वो उद्दुलित हैं। उनकी जो तारीखें, जो कथित आश्वासन उनको दिए गए थे, उसकी सारी एक्सपायरी डेट निकल गई हैं उसके अंदर जो है। तो मैंने सुना है कि राहुल गांधी को उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिया या देने वाले होंगे। जो भी एक होता है विदाई का मैसेज, क्या करो, एक सीमा के आगे तो कोई भी नहीं हो सकता, पायलट और XYZ कोई भी हो, दैट वे जो है। तो उसकी अब इंतज़ार है लोगों को कि वो मैसेज कब देते हैं फाइनल, और कांग्रेस फिर उस पर क्या कर सकती है। अब जो करने की संभावना है बहुत लिमिटेड है राजस्थान में। सचिन पायलट का एक ही था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है। राजस्थान की आज की स्थिति में बिल्कुल क्लियर है कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री का मतलब है अशोक गहलोत। आप किसी सूरत में उनको नहीं हटा सकते। एक प्रयास करके आपने देख लिया, मुंह की खानी पड़ी, वापस लौट आए। राजस्थान में जो कुछ होगा, गहलोत की सहमति, और एक ज्योतिष ने एक वर्ड और आगे बढ़ाया कि गहलोत की अनुमति से होगा। तो इसका मतलब ये है कि पायलट अब जो कर रहे हैं जिस तरह से, तो स्थिति जैसे आगे बनती है तो डिसाइसिव मोमेंट आ गया है देखने का ये। और अब 2 ही विकल्प हैं उनके सामने, विकल्प हम आगे बात करेंगे इसके जा कर के जो है। लेकिन ये सही है कि इस समय उन युवा नेताओं की कतार में पायलट आ खड़े हुए हैं। किसी भी दिन मुझे रात को 2 बजे अमित का, आदित्य का मैसेज आ सकता है कि आज सुबह 11 बजे पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं कहूँगा जाओ लाइव करो, क्योंकि मुझे पता है खबर निकलने वाली है, दैट वे है।
तो है पायलट की चर्चा, लेट्स सी क्या होता है। सर ये विषय समुद्र जैसा है, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर पायलट ये डिसाइड करते हैं कि अब और नहीं, तो उनके पास क्या क्या विकल्प है, जैसा आप बता रहे थे। देखिए कई दफ़े क्या होता है, एक तो क्या होता है प्रतिशोध मृत्यु का कारण है जीवन में कहते हैं लोग, वो आदमी को बढ़ाता है फैसला करने के लिए। दूसरा क्या होता है विकल्प नहीं भी होते, आदमी तो एक बार तो पहले आदमी कहता है यार मुझे ये तो करने दो, मुझे पार्टी छोड़ने दो, पहले इनको सबक सिखाने दो, राहुल गांधी के लिए 4 लाइन बोलने दो, एक चिट्ठी लिखने दो उसको, उनको बताने दो। जैसे कहते हैं आम भाषा में, जैसे कहते हैं कि मैं इसके 12 बजा दूंगा, लोग कहते हैं ना आपस में होता है झगड़ा, आक्रोश आता है मन के अंदर, तो स्वाभाविक है उसके अंदर आना जो है। विकल्प की बात तो स्वाभाविक तौर पे ये है कि अपनी पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, बीजेपी में जा सकते हैं। वो 100 बार कह चुके हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और मैं भी ऐसा मेंटली यकीन करता हूँ शायद बीजेपी नहीं जाएंगे, क्यों ऑल सेड एंड डन ही इज़ फ्रॉम कांग्रेस। वो कितना भी लड़ लें अशोक गहलोत से, कितना अलग हो जाए, कितनी बगावत कर लें, कुछ भी कर लें, बट स्टिल एक आदमी के ब्लड में खून होता है, कांग्रेस का है। और फिर सिंधिया का देखा उन्होंने, सिंधिया का कोई कायाकल्प नहीं हुआ भाजपा में जा करके, वो सोच सकते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे लगता है कि अगर उनको इमरजेंसी में डिसीजन लेना पड़ा तो अमित शाह के द्वार खुले हैं, अमित शाह के रेड कारपेट हैं उसके लिए। और भाजपा वाले जो लोग कहते हैं उसके लिए क्या यूज़ होगा, अमित शाह क्यों लेंगे, भाजपा क्यों लेंगी, अरे भैया इसलिए लेंगे कि गांधी परिवार को एक मैसेज और जाएगा कि हमने एक और तोड़ा आदमी आपकी यात्रा का एक पुरस्कार। पहले यात्रा में गए थे तो नागालैंड के 7 आदमी चले गए थे कांग्रेस छोड़ के, MLAs। अब यात्रा ख़त्म हुई है तो वो तो ओपनिंग थी, क्लोजिंग ये है कि जा रहा है पायलट, दैट वे जो है। अब वो देखने की बात है, पार्टी छोड़ना आसान भी नहीं है। पायलट कैन स्टिल वेट फॉर सम मोर डेज, मोर टाइम, कैन सी। लेकिन फिर वो बात वही है ना, बात मुख्यमंत्री तो बदलना नहीं है। और बहुत ऐसी स्थितियां हो गई और राहुल गांधी को और इनको ऐसा लगा कि वो जा रहा है, चला ही गया हमारे यहाँ से जो है, तो रोकने की कोशिश तो करेंगे ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो हो सकता है गहलोत साहब से रिक्वेस्ट करें कि यार मान जाओ थोड़ा, आप मान जाओ, आप बड़े हो जो है, आप दिल्ली आ जाओ, ठीक है, करने दो। तो गहलोत साहब कहते एक ही होगा ना, उनके कैंप का ही आदमी बनेगा। मैंने कहा ना राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है गहलोत, और अगर खुदा न खास्ता पार्टी कभी हार भी गई, ठीक है, तो विधायक दल के नेता फिर से गहलोत ही होंगे, क्योंकि राजस्थान में गहलोत ही कांग्रेस है। अगर हार गई, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब एनालिसिस करते हैं तो ये बात सामने आती है उसमें जो है। तो उस सूरत में क्या, मान लो उन्होंने उनको मना लिया इस बात के लिए, तो कहेंगे ठीक है 92 जो थे इस्तीफा देने वाले वफादार लोग जो, उनने किसी को बना दीजिए, तो किसी की लॉटरी खुल सकती है। गहलोत साहब को दिल्ली लाके बैठा सकते हैं, मान सम्मान इज्जत के साथ में, 6 महीने की तो बात है, उसमें क्या है, संभावना क्षीण है। लेकिन जो जयपुर का मैं ग्राउंड रियलिटी देखता हूँ तो उसमें है कि अशोक गहलोत तो भैया नहीं हटेंगे, कुछ ही कर लो तुम, जिसे जो अपन एक बात कहते हैं। अब फिर सवाल ये है कि वो लोग कौन हैं, जैसे मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अब वे जैसे समुद्र जैसा विषय है, हाँ। कि इतने लोग चले गए लेकिन पायलट को रोका गया, बार बार अभी तक रोका गया। अगर कांग्रेस ये कोशिश करती है या प्रियंका ये कोशिश फिर करती है कि पायलट को और रोका जाए, और फिर दिल्ली ये फैसला लेता है, जो कि आप कह रहे हैं क्षीण है, लेकिन फिर भी फैसला लेता है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो वो विकल्प कौन कौन है सर? पहली बात तो आप मान लीजिए कि पायलट इज़ वन ऑफ द 3 क्राउड पुलर्स इन राजस्थान। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे एंड सचिन पायलट, ऑल सेड एंड डन। हमसे नाराज रहते हैं, वो अलग इशू है, देखिए, ठीक है ना। मीडिया में तो ये होता है, मुझे रामोजी राव ने एक बार कहा था कि ओनली लूज फ्रेंड्स इन मीडिया। मीडिया से पहले सब लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मीडिया में आते हैं लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट इशू है। बट ये ब्रिलियंट पर्सन, ब्राइट पर्सन, हैंडसम है, सब है, देखते हैं मीडिया अच्छा मैनेज करते हैं, काउंसलर हैं। लेकिन जन्मपत्री भी कोई चीज़ है, और फिर हालात ऐसे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, जो कभी आज तक नहीं हुआ कभी। पहले वो 3 विधायक अगर आधी रात को नहीं निकलते अहमद भाई के यहाँ से तो बन जाते, और अब सेकंड टाइम तो बन ही गए थे। अगर ये बात नहीं खुलती कि पायलट के लिए है ये, तो लोग हालांकि विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं बनते, वापस गहलोत नॉमिनेट होते। पर मेरा मानना है कि नहीं, अजय माकन ठीक कह रहा है, वो पायलट के लिए मैसेज था, इस बार नहीं बने तो जन्मपत्री में नहीं है बनना, आप इसको यूँ मान लीजिए उसको आप डिफाई नहीं कर सकते, दैट वे जो है। तो फिर सवाल ये कि कौन, तो कौन में तो मैंने आपसे कहा ना कि गहलोत कैंप का नॉमिनी जो है, पायलट खुद बन नहीं रहे, पायलट कैंप का नॉमिनी हो नहीं सकता। उनके यहाँ से नाम आएंगे CP जोशी के, आप देखते हैं उनके यहाँ से नाम फिर आ जाएंगे। पहले आते थे धारीवाल वगैरह का, वो नहीं आते आजकल, CP जोशी का आ जाएंगे। फिर एक नया नाम चर्चा में आ गया है, वो आ गया रामलाल का, ठीक है। अब रामलाल एक नया चमत्कार है यहाँ पे राजस्थान में। वो यात्रा में गए, वो गहलोत भक्त हैं, और वैसे क्या समय सुविधा के हिसाब से CP गहलोत के बीच में वो ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन ठीक है, एक तरह से अशोक गहलोत के साथ हैं, अच्छे आदमी हैं और ग्रास रूट का वर्कर है, ठीक है।
तो अभी यात्रा में जो गए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने कन्विंस किया राहुल गांधी को। वो क्या है कि धोती उठा के चल देते थे आगे आगे जो है ये। राहुल गांधी बड़े प्रभावित हुए। एक बार रात को डिनर पे अलवर या कहीं चर्चा हो रही थी, उन्होंने पूछा कि भाई धोती का क्या है, तो उन्होंने धोती बांध के दिखाई सबके सामने कि धोती ऐसे बांधते हैं, ऐसे करते हैं, और ऐसी गांठ लगती खुलती नहीं है। तो राहुल ने कहा कि ऐसी गांठ इनके बीच ही बांध दो, यहाँ पे कभी खुले नहीं, दोस्ती रहे इनके बीच में जो है। तो एक नई डिस्कवरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत कैंप भी उसको सपोर्ट कर सकता है, कि वो बात तो तय है। इस सारे डिस्कशन का जो सार है वो दो बातों में है। गहलोत के हटने का नहीं, वो हटेंगे नहीं, बस आप यूँ मान लीजिए। पहली बात, अगर हट भी गए तो उनका नॉमिनी हट गया, मतलब उन्होंने सहमति दे दी कि ठीक मैं करता हूँ कुछ और, दिल्ली जाता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं, खड़ गए हो किसी दिन कहते हैं तुम इस्तीफा दे दो भैया, ओरिजिनल आदमी आ गया है वापस यहाँ पे, और शुरू में कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, बाद में कर दें कुछ, वो अलग स्थिति है। आज अशोक गहलोत पूरे कमांड में है, बजट पेश कर रहे हैं वो, और बजट पेश करने के बाद में किसी सूरत में उनका हटने का कोई चांस नहीं बनता है। अगर बनता है तो उनका नॉमिनी को ला के ताजपोशी कर देंगे, उसकी बैठा देंगे। फिर अहम सवाल वहीं कमी रह जाएगा कि सचिन पायलट का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। अशोक गहलोत तो अगस्त में कह भी चुके हैं सोनिया जी को कि मेरे को हटा हाँ, किसी और। वो मैंने सुना था 9 अगस्त को इससे सारे झगड़े से पहले सोनिया से मिले थे। तो मैंने पहले भी कहा अशोक गहलोत आज्ञाकारी आदमी है, वो तो भाग्य ने उनसे करवाया इस बार जो कुछ हुआ, कि अध्यक्ष नहीं बने और ये आ गए, वो एक अलग डिबेट है, लंबी डिबेट है उसमें जो है। तो वो क्या थे सोनिया जी को, क्या पायलट को आप किसी को भी आप बनाना चाहते हैं बनाइए, कोई गारंटी दे दे यहाँ ला करके कि वापस सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी दिसंबर के अंदर, तो इन 92 लोगों में से किसी को बना दीजिए अदर देन पायलट। क्या थे खुद इस बात को, लेकिन वो तो सारा कहानी और बात तो पायलट के लिए हो रही है ना, जितना कुछ हो रहा है। पायलट के अलावा बनाने में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि पायलट इस बात से सहमत हो जाएगा भी केवल अशोक गहलोत को हटाने से मेरा मिशन पूरा हो गया। आई डोंट थिंक। खुद का भविष्य पहले दिखता है, और प्रतिशोध कहो या जो दूसरा है इशू, वो बाद में होता है हमेशा जो है। तो बहुत पेचीदा स्थिति है राजस्थान की। राहुल की पहली परीक्षा जो आपने चैलेंज की बात कही थी, वो अगले 10 दिनों में, क्यों बजट पेश हो रहा है 10 तारीख को, मेरे सूत्रों के अनुसार पायलट का फैसला जो भी कुछ होना है इधर उधर जो भी जैसा है, तो वो इससे पहले हो जाएगा। अगर वो छोड़ देते हैं, अशोक गहलोत कैंप बहुत खुश है, उनकी शांति हो जाएगी, वो अपना राज चलाएंगे अपने हिसाब से, फिर जो चुनाव होगा सो देखा जाएगा। दैट विच है। इसने सही कहा कि समुद्र है, अपन इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, वरना 1 घंटा अपन इसी पर चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि आपने कांग्रेस में उनकी मजबूती की बात की, साथ ही साथ सत्ता में भी वापसी को लेकर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं कि वो रिपीट करेंगे, कम बैक करेंगे। लेकिन फिर भी अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो अगला मुख्यमंत्री वहाँ कौन होगा? इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे तो देखो, फेस वैल्यू पे और मेंटली, जिसे कहते हैं मन वचन कर्म से, अशोक गहलोत कन्विंस हैं कि मैं इस बार रिपीट करूंगा, और वो 2 बातों पे धारणा पर आधारित है कि बीजेपी टुकड़ा में बटी हुई है, मैडम का सोल्यूशन होगा नहीं वसुंधरा राजे फैक्टर का, ठीक है, और ये दूसरे कारण हैं। तो कुल हंग आएगा, उनका असेसमेंट ये है अशोक गहलोत के लोगों का कि भी हंग आएगा। मान लो 88 आ गए, 90 आ गए, 78 आ गए, तो क्या हंग के अंदर अपनी सरकार बनाने में अशोक गहलोत मास्टरमाइंड आदमी हैं, तो उनको लगता है। और बाकी क्या चांस की बात है, ऐसी क्लैरिटी दिखे लोगों के मन में आया कि यार नहीं पार पड़ रही है। और ये मैंने पहले भी कह दिया है कि इंडिविजुअल जो पॉपुलैरिटी है उसमें अशोक गहलोत हैं बहुत आगे, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। दैट वे जो है। तो आपका सवाल एक बार फिर रिपीट करिए। मेरा सवाल ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हाँ, सरकार yes, बनती है yes, वहाँ, तो फिर कौन वहाँ नया मुख्यमंत्री होगा? तो मान लीजिए कि कांग्रेस हार गई, चुनाव संभावनाओं का खेल है, बिल्कुल ठीक है ना, सिक्का उछालना होता है, सिक्का इधर पड़े उधर पड़े। नरेंद्र मोदी अमित शाह भी मानते हैं इस बात को, चुनाव में जाते हैं हम कितने मजबूत हों, लेकिन सिक्का इधर उधर कभी पड़ सकता है उसमें। मान लो ऐसा हुआ अगर, ठीक है, तो भाजपा में 2 संभावनाएं हैं। एक तो क्या, फरवरी मार्च आते आते अगर अमित शाह का यह आकलन हो गया कि मैडम के बिना पार नहीं पड़ेगी भैया, कि जितने सर्वे होंगे वो सारे मैडम के पक्ष में होंगे, मैडम 1 पे होगी, बाकी 4 नंबर पे 5 नंबर पे होंगे, जितने भी लोग हैं नीचे जो है, तो उनसे कह देंगे ठीक है आप लीड करिए। लीड अनाउंस नहीं करेंगे, चेहरा तो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा, मैंने आपसे कहा, लेकिन ठीक है आप लीड करिए, इंप्रेशन एक हो गया, इस तरह का बना देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, बना भी दें 2 साल के लिए। 2000 उनका जो फोकस है आला कमान का 25 सीटों पे है, आपकी 200 सीटों पे नहीं है राजस्थान में विधानसभा का, 25 चाहिए उनको, देश की सारी सीटें चाहिए, और राजस्थान में 25 हैं, 25 रिपीट करनी है। उनको लगेगा 25 हैं तो ठीक है मैडम 25 ले आइए, 2 साल बाद छोड़ दीजिए, वो उसके लिए मान जाएंगी। ये तो विकल्पों की बात है ना जो है। लेकिन आज जो ग्राउंड रियलिटी है राजस्थान, उसे देख के ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा। आला कमान का मन वही है कि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, अमित शाह के ऑपरेशनल उस पर लड़ा जाएगा, तो उसे मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव से पहले कोई डिक्लेयर होगा। अब रही बात चुनाव के बाद की, तो चुनाव के बाद की क्या है कि उनका जो डिक्लेयर्ड चेहरा है, जिसको ग्रूम कर रहे हैं वो पिछले 3 साल से, वो गजेंद्र सिंह शेखावत का है, ठीक। लेकिन अब गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत हैं, दैट वे,
और मैंने लेटेस्ट कल सुना दिल्ली के अंदर रात को कि ओबीसी बनेगा चीफ मिनिस्टर बीजेपी का और उनकी सरकार बनती है। तो मैंने पूछा वो कैसे भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने ट्रेंड किया, इतना ग्रूम किया, 3 साल सारा किया है। उनका किस्से 2 हैं, एक तो हम ओबीसी बना देंगे मान लो अगर, और दूसरा कोई केस वेस का इशू है कोई। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर गए थे तो अशोक गहलोत की कुछ अलग से बात भी थी इस बारे में, जो भी है उसमें हम नहीं जाएंगे अभी तो ये है कि भाई एक साफ़ सुथरा यंग राजपूत लीडर जिसे हम कहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, आरएसएस का सपोर्ट है जिसको सब है, वो सब है उसमें, ठीक है। लेकिन क्या अगर ओबीसी बनाने की बात आई तो वो भी पिछड़ जाएंगे। और वैसे क्या है कि जो अपन जिसको मानते हैं डार्क हॉर्स मानते हैं इसमें जो है, ओम बिरला को भी राजस्थान में डार्क हॉर्स मानते हैं मोस्ट, लेकिन वो क्या वो ओबीसी नहीं है। तो अगर चयन उस समय हुआ गजेंद्र सिंह शेखावत और उन लोगों में, और शेखावत किसी कारण से नहीं बनते हैं, तो ओम बिरला आल्सो इज ए फ्रंट रनर। लेकिन जो ओबीसी की बात मैं कह रहा हूँ, जो मुझे कहा कि 52% वोट हैं राजस्थान में, 51-52% ओबीसी के, बाकी जाट हैं, राजपूत कोई 12% है, 10% है, 9% है, गुजर कोई 8% है, बनता नहीं। तो आलाकमान सुना मैंने ऐसा मन बना रहा है कि हम ओबीसी को लेके जाएं। तो ओबीसी में फिर मैंने पता लगाया राजस्थान में कौन ओबीसी, मैं तो बहुत कम रहता हूँ, आदित्य पढ़ती रहती ज़्यादा पॉलिटिक्स जो है। तो पता लगा कि एक तो वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री वो हैं ओबीसी, और एक अर्जुन मेघवाल हैं। अब क्या पता तकदीर किसके पक्ष में खुलती क्या होता है जो है ये। लेकिन मोटे तौर पे ये 4-5 नाम मैंने आपको बताए। मैडम तो प्री इलेक्शन, नॉट आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। और ये बाकी लोग जो है सारे आफ्टर इलेक्शन के, बेसिक डिफरेंस ही है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, सतीश पूनिया तो अब वो भी एक मिस्ट्री हो गया है। उनका कार्यकाल 20 दिसंबर को ख़त्म हो गया राजस्थान में। अच्छा राज किया उन्होंने, स्मार्ट हैं, यंग हैं, मीडिया से बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। मैंने एक प्रोग्राम देखा था तो उसमें एंकरिंग कर रहे थे बहुत, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आप पॉलिटिक्स में इतनी अच्छी एंकरिंग करते हो। आरएसएस की किताब रिलीज़ हुई थी, मैं उसमें गया था फंक्शन में जो है। जाट हैं, सब कुछ है उनके मन में, और कांग्रेस के मन में भी जाट वाट की बात आती है, कभी दातोसरा जैसी किस्मत खुल सकती है, कभी या कुछ और दाएँ बाएँ जा करके जो है। तो लेकिन अब क्या 20 तारीख का ख़त्म हो कार्यकाल, वो नया रुका आया नहीं वहाँ से कि कार्यकाल एक्सटेंडेड और नॉट एक्सटेंडेड। लेकिन ये भाजपा के आदित्य, भाजपा के कल्चर में शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ अनिर्णय की स्थिति। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले भाजपा में। एक रुका है तो भेजना है, अरुण सिंह भेज दें, दिल्ली से भेज दें, अमित शाह बुला के कह दें भाई हैंड ओवर करो या कंटिन्यू करो अगले साल तक। तो ये एक नई बात है। तो सतीश पूनिया अभी अदर जूल में है, लेकिन अगर भाजपा की सरकार बनती है हिल बी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। अगर सरकार बनती है तो मैं भी डिप्टी सीएम की तो कल्चर है नहीं, लेकिन अगर हुआ इनको खुद कोई तो डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं उसको। लेकिन अभी तो अदर जूल में है। आधे लोग कह रहे हैं कि हट रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं हट रहे हैं। लेट अस सी। अच्छा सर, क्योंकि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची और वहां पर उन दोनों नेताओं को साथ लेने की कोशिश की गई, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकली किस लीडर को वहां भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से फायदा हुआ होगा? आपका क्या आकलन है इस पर? वो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो चीफ मिनिस्टर राजस्थान को हुआ, अशोक गहलोत को हुआ, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। तो बिटवीन अपने बघेल एंड अशोक गहलोत का फ़ायदा ज़्यादा हुआ सिटिंग के अंदर। एक तो पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी के साथ उनका इंटरेक्शन उतना नहीं जितना सोनिया के साथ है, या थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, वो बिल्कुल दूर हो गया। और राहुल गांधी ने ग्राउंड पे आकर अशोक गहलोत के मैनेजमेंट को, उनके मैकेनिज़्म को, उनकी पॉपुलरिटी को, उनकी पकड़ को देखा वहाँ पे आकर के। तो आई थिंक फर्स्ट गेनर तो अशोक गहलोत है इसके अंदर, कि ब्रिजेज हो गए आपस में दोनों के। एक मैंने तस्वीर देखी कि गन्ने के खेत में गन्ने की पिराई कर रहे हैं। अब बताइए अशोक गहलोत मेरी उम्र में जाकर 70-72 साल ऐसी हैं जो है वो गन्ने की पिराई कर रहे हैं, उनका हाथ इतना मजबूत है इस उम्र में भी, और राहुल गांधी देख रहे हैं खड़े होकर के दोनों। ऐसा तस्वीर छपी अखबारों में जा करके जो है। तो अब ये क्या है कि ही इज़ मतलब कहना चाहिए फ्रंट गेनर। और दूसरा ये रामलाल, वो भी उनका नॉमिनी है जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया। दिस इज़ ऑल। बिल्कुल, देखिए राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट राज्य लगातार बनता जा रहा है, हम देख रहे हैं। और केवल पिछले 2-3 महीनों में ही हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी सक्रियता वहाँ पर दिखी है। 3 सभाएं हो चुकी हैं और अब 12 फरवरी आने वाली है, और डॉक्टर किरोड़ी का ऑलरेडी उन्हें जो आमंत्रण मिला हुआ है, तो दौसा में फिर वो सभा करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कितनी सक्रियता राजस्थान में, ये क्या मैसेज है, इसे कैसे देखते हैं आप? पहला सेंटेंस है उनका, राजस्थान का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आज हम कांग्रेस को डिस्कस कर रहे हैं, राहुल को डिस्कस कर रहे हैं, और राहुल को डिस्कस कर रहे हैं तो पहली अग्नि परीक्षा राजस्थान को लेके है। इसलिए राजस्थान क्या है कि ओवरशैडो कर रहा है सारे इस प्रोग्राम को या डिस्कशन का शो को जो है। और रही बात मोदी की, तो मैंने आपसे कहा कि इंडिकेशन जो है उस तरह के कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा गुजरात की तरह। वो 156 की थीम यहाँ भी रिपीट होने की बात, हालांकि गहलोत कह रहे हैं कि मैं 156 लाऊंगा, ठीक है ना, कंपटीशन है आपस में जो है। तो उनका जो बार बार राजस्थान आना, 3 यात्राएं हो चुकी हैं, चौथी होने वाली है, आगे होने वाली है, और बाद में अमित शाह मैदान में आ जाएंगे ऑपरेशनल मैकेनिज्म के लिए जो है। तो फिर तो किसी की ज़रूरत ही कहाँ है उनको, कोई नहीं चाहिए उनको। तो इससे इंडिकेशन मुझे मिलता है कि राजस्थान इलेक्शन विल बी फोकस्ड ऑन नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, इस तरह से।
बाकी आने को CR पाटिल भी आ जाएंगे, JP नड्डा भी आते हैं, बाकी सब लोग आते हैं। नड्डा आजकल काफ़ी लाइमलाइट में, एक्सटेंडर के बाद में काफ़ी मतलब लाइमलाइट में, और काफ़ी प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंट लोगों में गिनती होती है जैसे, और प्रचार भी अच्छा करते हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं, राजस्थान भी आएंगे। लेकिन मेन जो राजस्थान का इलेक्शन है, इस मोदी के बार बार आने से सक्रियता से लगता है कि मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। सर, यात्रा शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद लोकप्रियता के पायदान पर राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं? राहुल गांधी देखो, उसका ऑल इंडिया जो पॉपुलरिटी ग्राफ था वो 50% है, ठीक है। पिछली बार 40 था, एक साल पहले, उससे पहले 54.5 था, 54.5, तो उस मैच को तो उसको नहीं कर पाया, लेकिन ग्राफ बड़ा है। लेकिन जब उसकी तुलना नरेंद्र मोदी से करते हैं एज विज़ एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है, तो नरेंद्र मोदी 60 पे हैं, 60.6, 61 मतलब जो है, ये 29.9 मतलब 30, तो जस्ट डबल है। लेकिन राहुल गांधी हैज़ इम्प्रूव्ड, इसका जो ग्राफ है, आप इसका ग्राफ देखिए, वहाँ बढ़ा है। जो राज्य हैं उधर के केरल, तमिलनाडु, उधर उसका DMK उधर जो है, और आपका दूसरा कौन सा, केरल, तमिलनाडु और उधर उड़ीसा वगैरह, वहाँ उसका ग्राफ बढ़ा है। पंजाब हरियाणा में थोड़ा ग्राफ बढ़ा है, राजस्थान में पहले से ठीक ठाक था उनका जो है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं उसका ग्राफ बढ़ा है, और उस पैटर्न पे जाएं तो 10% ग्राफ उसका बढ़ा है, बट कंपेयर टू नरेंद्र मोदी ही स्टिल एट 50%। जी, और देखिए, राजनीतिक प्रेक्षकों का ये भी मानना है कि 1 फरवरी को जो देश के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, पॉपुलर बजट था, अब तक का सबसे पॉपुलर बजट, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उसमें जो फ़ायदा अब तक, संभावित फ़ायदा मैं कहूँगी राहुल गांधी की यात्रा का, उसको झटका लगा है। तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल गेन्स की बात कहते हैं, राहुल गांधी के विजिट की, लोगों में चर्चा की बात कहते हैं, तो चर्चा डाइल्यूट हो गई है। लोगों का जो फोकस है बजट पे हो गया है, और एक बार जब बजट फोकस डाइल्यूट हो जाता है, फिर पता नहीं कब लौट के फोकस वापस आता है वहाँ पे जो है। तो बजट सुपर हिट बजट उन्होंने दिया है। सबसे बड़ी बात इस बजट की ये है कि पॉलिटिकल पोल्स, चुनाव के प्रेशर के बावजूद, ठीक है, कोई फ्री अनाउंसमेंट नहीं किए गए, फ्री बिजली, पानी, ये वो नहीं किए गए। बहुत बड़ी बात है ये गेम चेंजर है आने वाले राज्यों के लिए, लोगों के लिए। MP में सुना मैंने, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ और राज्यों में कर रहे हैं, अब कोई नहीं करेगा इसके बाद में जो है। तो पहली उपलब्धि नरेंद्र मोदी की ये है कि बिना फ्री इसके, बिना पोल प्रेशर के उन्होंने ग्रोथ को आगे करके, ग्रोथ को सामने रख के अपना बजट बनाया है। उसमें जो है सेकंड क्या, 35,000 करोड़ के उन्होंने रिलीफ वगैरह दी हैं, और अमृत काल है, ये अमित शाह ने कहा है, मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल का बजट है ये। और जो BJP का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसके फ़ायदे का है, तो बैलेंस है। और दूसरी एक बात और है कि इस बजट को आज के बजट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इस बजट को आप देखिए 2047 का बजट मान करके, कि नरेंद्र मोदी का विज़न कहाँ है अगले 20 साल का, 25 साल का, और क्या कर रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है सारा का सारा हमारा, आगे जाके मोटे अनाज उगाने पे फोकस रहेगा। विश्वगुरु भारत बनना चाहता है, सारे संसार को भारत फीड करे। एक ज़माने में हम लोग PL 480 अनाज मंगाते थे अमेरिका से, अब वो बिल्कुल रिवर्स हो जाए, सारे संसार को, देश को हम अनाज खिलाएं। तो बजट क्या है, दूरगामी विजनरी बजट है, आप इसको कह सकते हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा लिखा, उसने लिखा यस फाइनेंस मिनिस्टर जो है, और कहा दिस इज़ द बेस्ट बजट सिंस 2014, और उसने इतना क्लियर लिखा उसके अंदर से, उसने कहा कि इफेक्टिव इकोनॉमिक्स जो है आपकी, और कॉन्फिडेंट पॉलिटिक्स एंड वेरी क्रेडिबल फिजिकल नंबर्स, सुपर एनालिसिस इस बजट का जो है। तो बजट की बात है तो नेचुरली क्या है, लोगों का ध्यान अब डाइवर्ट हो गया यात्रा से, और ये होता रहता है, जब बड़ी घटना आती दूसरी घटनाएं पीछे रह जाती हैं, दैट्स ऑल। और क्योंकि सर बजट की बात हो रही है तो एक इवेंट का भी जिक्र होना चाहिए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि बजट के दिन अडानी शेयर क्रैश की वजह से बजट का मूड कुछ ख़राब हुआ? हाँ, वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इंडियन इकॉनमी में, शेयर मार्केट में। हालांकि डैमेज कंट्रोल कर लिया अडानी ने उसको इमीडिएटली जो है जी, और उनके एडवाइज़र्स ने उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन आज इसीलिए मैंने पढ़ा था कहीं कि ये क्रैश है जो अडानी का, इट स्पॉइल्स निर्मलाज बर्थडे पार्टी जो है। निश्चित तौर पे एक अच्छा हेडिंग एक अखबार ने लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही, चिंता का प्रश्न ये है कि कैसे हुआ एकदम से, ये स्थिति क्यों बनी, वेदर इट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और इट वाज ए रियल जेन्युइन कंसर्न ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसके कारण से हुआ। और दूसरी बात यह है कि इतना स्विफ्ट जो गौतम अडानी ने डिसीजन लिया उसकी तारीफ होनी चाहिए जो है। और मुझे ये लगता है कि क्या ये सवाल है, क्या ये फैसला खुद गौतम अडानी ने किया या केवल बैंकों के दबाव में किया, ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल्स के दबाव में किया, या कोई कहीं से संकेत आया, क्योंकि अडानी को सत्ता केंद्र के नज़दीक माना जाता है इन ए वे। हो सकता है किसी वैल्यूएशन संकेत दिया हो,
कि हमारी पोजीशन एम्बेरस हो रही है आपके कारण से, और वो नज़दीक हैं कि नहीं हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा फैसला हुआ, लोकप्रिय फैसला हुआ। उन्होंने क्रय उसको वापस किया, कैंसिल किया उसको, और सब्सिडाइड को कैंसिल किया, और आगे बढ़ के एक अच्छी बात कही उनके एडवाइज़र ने, कहलवाई होगी उनसे, कि ये मॉरल नहीं था कि 39% मेरा फॉल है एक हफ्ते के अंदर, और 32% का फॉल मेरा है ये शेयर उठाने से पहले, जो वहाँ से अलॉटमेंट से पहले जो है, तो मैं कैसे आगे करूँगा काम ये। और उसने कहा कि मेरा इन्वेस्टर्स के साथ जो है मेरा सर्वोपरि उनके साथ है। कारण जो भी हो, घटना बजट के दिन दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इमीडिएटली पीपल हु मैटर इंक्लूडिंग अडानी, उन्होंने कंट्रोल किया, डैमेज कंट्रोल किया, उसको किया। अब ये एक अलग बात है कि अडानी की प्रतिष्ठा को बहुत गहरा धक्का लगा। अब वापस कब खड़े हो पाएंगे, नो वन नोज एक तरह से। और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि वो होता है ना आउटकम ऑफ कॉन्स्पिरेसी सर्कमस्टांसेस, तो अडानी के साथ जो कॉन्स्पिरेसी सर्कमस्टांसेस हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे अब जो है रिलायंस की बादशाह जो है वो पहले की तरह बरकरार रहेगी। नथिंग टू डू विद अडानी क्रैश, बट स्टिल। जी सर, कमिंग बैक टू यात्रा, क्योंकि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, आपको लगता है कि जो राहुल गांधी की पप्पू या राहुल बाबा वाली जो छवि थी वो काफ़ी हद तक कुछ हल्की हुई है, लाइट पड़ी है इस यात्रा के बाद? और दूसरा, एक सीरियस पॉलिटिकल लीडर के तौर पर राहुल गांधी इस्टेब्लिश हुए हैं इस यात्रा 100%। नो पप्पू, नो राजकुमार, कुछ नहीं जो है, दैट एरा इज़ ओवर। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये एरा भी, ये इंप्रेशन भी कांग्रेस वालों ने क्रिएट किया था शायद, कभी कभी ऐसा लगता है। बाद में बीजेपी और दूसरे सोशल मीडिया ने पिक किया उसको। खैर जो भी है, पीपल आर स्मार्ट एनफ टू जज एंड सेंस। राहुल बिल्कुल उससे बाहर है। ही सीरियसली एमर्ज एज ए सीरियस पॉलिटिशियन, सीरियस पॉलिटिकल थिंकर जो है। लेकिन वो देखना वही होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। बट एट द मोमेंट उसकी वो जो इमेज थी पुरानी बनाते थे लोग, वो सारी धुल चुकी है। राहुल बिल्कुल एक अलग मुद्रा में, अलग रूप के अंदर जो है आपके सामने हैं, और प्रिसाइजली कह सकते हैं वो तो इमेज उनकी धुल चुकी जो है। सर बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जब राहुल गांधी अपनी बीमार मां सोनिया गांधी के जूते के लेसेस बांधते हुए नजर आए। राजस्थान में जब ये यात्रा पहुंची तो गन्ने की खेत में पिराई करते हुए भी नजर आए। बुजुर्ग महिलाओं से वो मुलाकात उन्होंने की, युवाओं से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद भाई बहन की बेहद खूबसूरत तस्वीर स्नोफॉल में खेलते हुए भी सबके सामने आई थी। तो ऐसे में आप इस तस्वीर को देखने के बाद से इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? नहीं, तस्वीर अपने आप में बहुत ही मन को छूने वाली थी। सोनिया मतलब माता जी के जूतों के तस्मे, क्या कहते हैं आप उसको, बांध रहे थे वो जो है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी, बहुत इमोशनल तस्वीर थी। कई बार एक तस्वीर से राज बदल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। विदेशों में ऐसा होता है, भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि तस्वीर आगे कंटिन्यू करने वाली है कि नहीं वो उस पर डिपेंड करता है। वो जो पिक्चर है, फॉर्मेट है जो पिक्चर का। और बाकी खास करके महिलाएँ बड़ी प्रभावित हुई। और राहुल के बारे में इमेज जैसे लोगों ने बना रखी थी, कैसे है, बिगड़ा हुआ बच्चा है, ये है, वो है, पप्पू है, XYZ है, चाहे चला जाता है फिर लौट आता है, एक होती है ना इरेगुलर स्टूडेंट की इमेज बना दी थी लोगों ने। उन्होंने कभी इस पर रिएक्ट नहीं किया अपना जो है। उस एक घटना से लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, ये संस्कारी बच्चा है, इसे गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो पहले तो वो मेजर टर्निंग पॉइंट था राहुल गांधी इमेज के अंदर, वो माँ के तस्मे बांधना जूतों के। और अब सेकंड मेजर पॉइंट ये है यात्रा, आपकी यात्रा में उनका जो स्वरूप सामने आया है, तो एक तो बड़ी प्रभावित थी। अब दूसरी जो प्रियंका के साथ उनका जो मोह और प्यार भटकता है ना इस तरह से, वो भारतीय संस्कृति में कुछ लोगों को, ट्रेडिशनल लोगों को ज़्यादा सूट नहीं करता इन ए वे, ठीक है ना। प्रियंका वो बर्फ़ फेंक रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स भाई बहन हैं, ठीक है ना। इट इज़ स्टूपिड टू टॉक अदरवाइज एनीथिंग, ठीक है। लेकिन भारतीय संस्कृति है जैसी है, रूढ़िवादी लोग भी हैं यहाँ पे, उनको अच्छा नहीं लगता। और ये सीरियस थिंकिंग नहीं है इन ए वे, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये वहाँ का टाइगर डैन नहीं है सवाई माधोपुर का कि आप बर्थडे मना रहे हैं, कुछ भी करें, पब्लिक फोरम है यार। इतना अच्छा सीरियस आप अपना कर रहे हो। ये क्या है कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनसीरियस या नॉन गंभीर, नॉन सीरियस, ये नॉन सीरियस तस्वीरें हैं। इसको लोगों ने को बहुत ज़्यादा रेलिश नहीं किया, एक्सेप्ट 100-250 लोग जिन्होंने अपनी सेल्फी ले ली, अपने मोबाइल पे लगा लिया, DP पे लगा लिया और कर लिया, इस ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसी तस्वीरें कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई। लेकिन हाँ, माँ वाली तस्वीर जो थी वो सुपरहिट थी, गरीब बच्चों को गले लगाने की सुपरहिट थी, दलित औरतों के साथ करने की थी वो हिट तस्वीर थी। दिस इज़ ऑल इम्प्रेशन विच आई गैदर। तो सर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का कद उनके अपने परिवार यानी गांधी परिवार में बढ़ा है, और साथ ही क्या उन्हें इतनी आज़ादी मिली है कि वो अपने फैसले खुद से कर पाए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का सहारा ना लेना पड़े? देखो कद तो बढ़ा ही है परिवार के अंदर। अब डिनर टेबल पे बैठेंगे तो उनकी बात ज़्यादा सीरियसली सुना जाएगा परिवार में। लेकिन वो कितने दिन रहता है और उस कद बढ़ने का इम्प्लीकेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी काउंट्स।
वो डिलीवरी दे पाते हैं। मैंने कहा जितनी चुनौतियाँ उनको कैसे हैंडल करते हैं, फैसले ले पाते हैं कि नहीं, रेगुलर लाइफ ले पाते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ऑन द फेस वैल्यू कह सकते हैं, रिकॉर्ड पे भी कह सकते हैं इसको कि आज परिवार के अंदर उनका कद बढ़ा है, कांग्रेस में कद बढ़ा है उनका। लेकिन सर वो आखिर जो सोशल मीडिया पर राहुल की वो जैकेट वाली कंट्रोवर्सी क्या थी, और उससे भी बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन ये है कि वो पहले जैकेट पहनी फिर बाद में उसको उतार दी, वो कंट्रोवर्सी आखिर क्या? देखो आजकल एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल गया है गपशप करने का। अभी आरुषि चलाती है सोशल मीडिया, लाखों लोग देखते थे वहाँ जो है, तो कुछ भी डाल देते हैं उस पर ऐसा रोचक, वो चल जाता है वहाँ पे। पहले लोगों ने डाल दिया था कि प्रधानमंत्री ने सूट ले लिया महंगा, नॉनसेंस, कपड़े हैं क्या है। अब ऐसी नॉनसेंस राहुल गांधी के साथ 41,000 का ले लिया, वो क्या है, जैकेट क्या है। मैं तो बाजार जाता नहीं, पर मैं समझता हूँ 10-15-20,000 का तो ये कोट भी होगा, आम बात है नहीं, कितना ऐसा होगा कुछ जो भी है। तो मतलब कहने के क्या 41,000 का क्या मतलब है, कोई ढाला का तो नहीं पहन लिया, और पहन लिया तो उससे जेब में पैसे हैं उसकी। नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा था उसमें कि मेरे बदन को जो कपड़ा सूट करता है पहनूंगा। राहुल गांधी कहे पर वो तो कुछ कहते नहीं, अच्छी बात है, इस चक्कर में नहीं पड़ते हो कि मेरे को अच्छा लगता है पहनूंगा जैकेट में, जूते मेरी मर्जी जो पहनूंगा मैं। वहाँ पे जो है उतारा क्यों, तो एक दिन उनके मन में पहले तो माँ ने कहा कि ठंड लग जाएगी बेटा, ये आधी शर्ट पहन रहे हो क्या है, पहन लो, तो शायद पहन ली होगी, या खुद का मूड आ गया होगा, मूडी आदमी है ना जो है। अब उसके बाद में क्या हुआ, एक बच्चों को देखा, और बच्चे कहाँ जैकेट पहनते हैं गाँव के अंदर, 2 लड़कियों को, तो कहा कि जब तक ये जैकेट नहीं पहनेगी, जैसे महात्मा गांधी प्रण करते थे किस ज़माने में होता ना, बड़े बड़े लोग के प्रण कर लेते हैं फिर बड़े भी हो जाते हैं जीवन में आगे जाके। ये कई घटनाएं होती हैं जो लोगों को बड़ा बनाती हैं जीवन में। तो उन 2 को देखो, उनका मैं नहीं पहनूंगा जैकेट, फिर नहीं पहना। और तो मजबूत आदमी, वो तो बिना कमीज़ के चलें सलमान खान की तरह, तब भी कोई ठंड नहीं लगने वाली उनको, वो तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल। सर, यात्रा के दौरान आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था, राहुल गांधी ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी। क्या राहुल गांधी उस बयान से नाराज़ हैं, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स, अब दिग्विजय सिंह तो क्या है ना, नॉन क्योरेबल आदमी है इस पार्टी के अंदर, जिसे कहते हैं उनका कोई मतलब है नहीं, कोई सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन इस तरह का। बेसिक बात तो क्या है कि राहुल गांधी की पसंद हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ही टॉक सेंस, बोल्ड हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और फ्रेंच फिलोसफर गाइड भी रहे हैं राहुल गांधी के। लेकिन अब वाणी हैं तो अब कभी शशि थरूर कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ और बोल जाते हैं, तो उन्होंने कह दिया सेना के मामले में कि हुआ ही नहीं ये, तो वो जो था, तो अब वो नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगा। ऐसे माहौल पे उपयुक्त माहौल नहीं है ये। स्ट्राइक जो मिशन था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ वो जो है, तो वो नाराज़ हैं उससे। वो नाराज़गी ऐसी है, राहुल की नाराज़गी, मैंने कहा ना, कांग्रेस में खुशी और गम का कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप 4 दिन बाद फिर देखेंगे कि कान में बातें कर रहे हैं दिग्विजय सिंह और फोटो आ जाएगा आपके सामने। हाँ, फॉर द टाइम बिंग ही इज़ नॉट हैप्पी। सर, पंजाब और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक नैरेटिव बनाया गया, और सुरक्षा कर्मियों ने, ऐसा राहुल गांधी ने कहा कि कुछ थ्रेट्स थे। आपको क्या लगता है, ये मीडिया गेमिक था या वास्तव में ये एक सही आकलन था या नैरेटिव था? नहीं, मीडिया का तो मुझे ज़्यादा नहीं लगा, एक जेन्युइनली लगता है। माँ ने कहा होगा, बहन ने कहा होगा भी ध्यान रखो थोड़ा अपनी उसका, और किसी ने फ़ोन कर दिया होगा कि तुम पे ग्रेनेड फेंक देंगे श्रीनगर आओगे, तो स्वाभाविक बातें सारी। एक बड़ा लीडर तो है ही ना, देखो, और घर में 2 हत्याएँ पहले हो चुकी हैं, तो थोड़ा वो उसका डर भी होगा, अथवा पॉलिटिकल माइंड भी चला होगा एडवाइजर्स का कि चलो भी एक लिखते हैं चिट्ठी उठा करके। लेकिन वो तो गलती करते हैं, जब भी कोई चिट्ठी लिखते हैं बीजेपी वाले या नारा लगाते हैं, बीजेपी की तरफ से एक करारा जिसे कहते हैं जवाब आता है पलट के। करार थप्पड़ तो नहीं कहूँगा, इंडिसेंट हो जाएगा, करारा जवाब आता है वहाँ से। उन्होंने कहा आप किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपने 2-3 साल के अंदर 117 बार आपने CRPF का जो आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी, उसको आपने वायलेट कर दिया है, ये क्या करते हो आप? अमरनाथ गए थे तो SP ने हाथ जोड़ लिया था, भैया हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो मन में कोई मेलाफाइड नहीं था ये बात उठाने का, जेन्युइन कंसर्न था गांधी फैमिली का कि सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। उसे थोड़ा सा टिल्ट किया होगा मीडिया में लोगों ने, कोई खास बात नहीं है। सर, नेशनल हेराल्ड केस ठंडे बस्ते में पड़ चुका है। इस यात्रा के बाद क्या लगता है, केस को कोर्ट में आगे बढ़ाया जाएगा? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस पूरे केस में सोनिया और राहुल पर जो आरोप लगे हैं, आप उनको कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, वो तो अब केस क्या कोर्ट कचहरी में है, चल रहा है। ज़्यादा टिप्पणी करना जो है ED में है, CBI में है, तो ज़्यादा टिप्पणी करना तो सब जुडिस मैटर, उचित नहीं होगा। लेकिन इस यात्रा का, राहुल की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी का या ग्रोइंग कद का जो है ना, उससे कोई ज़्यादा नहीं, इतने छोटे स्तर पे राजनीति में नहीं जा पाते हैं कई लोग एट द टाइम जो है। और रही बात गंभीरता की, तो केस तो बहुत पुख्ता बना हुआ है। एजेंसी के एक आदमी ने कहा था एक बार कि राहुल को पता ही नहीं कहाँ साइन किए उसने, जो बयान हुए थे ED के सामने, सबके सामने जो है। तो नेवर नो, कानून तो फाइल से चलता है ना, फाइल में सीरियस है,
सर क्या आप ये मानते हैं कि क्या ये मात्र एक संयोग था कि राहुल गांधी की जब यात्रा राजस्थान में चल रही थी और उस वक्त पूर्व वित्त सचिव और गहलोत के सलाहकार अरविंद मायाराम पर कुछ दिनों के बाद ही सीबीआई की रेड हुई थी? वो कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि केस तो पहले से काफ़ी मैच्योर था। बिल्कुल कोइंसिडेंस मुझे तो लगता है। वो 10 दिन ही तो बाद में रेड नहीं होती तो चार्जशीट पेश होती किसी न किसी। किस्सा बेसिकली ये है कि राजस्थान में 3 अफसर हैं बड़े मेरिटोरियस जो है, उसमें सुनील अरोड़ा, राजीव महर्षि, अरविंद मायाराम। भारत सरकार में अलग अलग पदों पर हैं, सीनियर पोजीशन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, एक फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, सीएजी रहे, अभी भी हैं। अरविंद मायाराम फाइनेंस सेक्रेटरी रहे। तो दिल्ली में रहा, लेकिन नौकरी में क्या होता है, यश अपयश विधि हाथ, कभी कोई चीज़ उल्टी पड़ जाती है। अब इन पर आरोप है कि जॉइंट सेक्रेटरी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो एक ब्रिटिश फर्म थी डोले करके, ऐसा कोई नाम है फर्म का जो है, तो जो नोटों की छपाई होती है नासिक में, ठेका उनके पास था करने का। वो कहीं ब्लैक लिस्ट हो गई थी पाकिस्तान में इसी काम के लिए, तो उसका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए था नॉर्मली। तो इनके पास जो फाइल गई तो इन्होंने लिख दिया इट मे बी एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स जो है। और अब ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री से बिना पूछे किया। इसको मैं नहीं मानता। वित्त मंत्री मैंने पूछे, अरविंद मायाराम सुलझे हुए आदमी हैं, ब्रिलियंट आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, क्यों ऐसा करेंगे? लगता है चिदम्बरम ने किसी ने फ़ोन किया होगा, फाइल पे तो नहीं कह सकते आगे मेरे को फ़ोन किया था कि नहीं किया था। दैट वजह, खैर जो भी था, और वो गलत तो था इन द सेंस कि ब्लैक लिस्टेड फर्म थी, आपको नहीं करना चाहिए था। पर नौकरी में क्या होता है, गन पॉइंट पे, पॉलिटिशियन की गन पॉइंट पे कोई काम करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है। और आदमी उस दिन जो गलत काम करता है वो सोच करता है कि अगर आज नहीं करता हूँ तो मैं आज ही मर जाऊँगा, भविष्य में केस खुलेगा तब मरूंगा, चलो जितने दिन का जीवन है वो तो निभाओ। बड़ी कड़ी बात कह रहा हूँ, जो सत्य है जीवन में, दैट वे जो है। तो खैर उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया उसका, तो मुद्दा यही बना। और फिर इस सरकार ने आते टेंडर कैंसिल किया। सीरियस कैंसिल ये हुआ कि डबल उसकी 50% प्राइस में जो है ना नया टेंडर गया। तो 1688 करोड़ का टेंडर था भाई, वो 50% में अगर चला जाएगा तो फिर एक्शन तो होता ना। तो उन्होंने मुद्दा उठा दिया। तो वो जांच इतने सालों से चल रही थी, उनको नोटिस गया हुआ था। अगर सीबीआई की रेड नहीं होती तो वो इंक्वायरी होती और चालान वालान होता जैसा। तो आप लोगों ने जोड़ा इसको, कांग्रेस ने, कुछ लोगों ने, क्योंकि वो अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, आर्थिक मामलों में सलाह देते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, दैट वे है। तो केस में काफ़ी दम था फाइल पे, तो इसलिए हुआ। इसलिए मैं तो इसे एक कोइंसिडेंस ही मानूंगा। और सर, राहुल की यात्रा में एक्स आर्मी चीफ दीपक कपूर की मौजूदगी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना और जानना चाहूँगी कि क्या बाकी के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी ऐसा कर सकते हैं, इसे फॉलो किया जा सकता है? इट वॉज जस्ट ए चांस जो है। चांस ऐसा होता है आर्मी ऑफिसर जो क्या होता है, नौकरी में क्या होता है, बहुत बड़े पद से आदमी रिटायर होता है, थोड़े दिन तो क्या होता है कि आदमी घूमने चला गया, उत्तराखंड चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, हरिद्वार चला गया, विदेश चला गया, दुबई चला गया। 3 महीने बाद सब खत्म हो जाते हैं डेस्टिनेशंस कि कहाँ जाओ। अब आदमी घर बैठ जाता है, उपेक्षित हो जाता है, ठीक है। और मैरिड आदमी तो घर में पत्नी के ताने, वो एक इशू सुनता हूँ मैं लोगों से कि खाली बैठा हुआ है जो है, वो घर में आता है क्यों बैठे सारा दिन, कुछ करो। ये समथिंग ऑल इंडियन सोसाइटी जैसे भी है। तो आदमी सोचता है कि यार मैं 4 घंटे तो घर से बाहर जाऊँ, कुछ करूँ, दैट वे जो है। तो एक मन से बाहर रहती है, मन में एक आती है कि यार इतने एक्टिव पदों पर है, एकदम से घर बैठ के चलो चलें। और कभी कभी आदमी क्या होता है, इतने सीनियर पोस्ट से बैठा हुआ है तो अच्छा भी लगता है उसको, यार ये नौजवान आदमी अच्छा करता है। पॉलिटिक्स से उनको मतलब नहीं होता, वो ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। मन में आया होगा चले राहुल गांधी की यात्रा में चलते हैं, चले गए। ऐसा कोई इसका कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस, स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस नहीं है, चले गए। सेना का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उसको देख करके 500 लेफ्टिनेंट चले जाएँ अगले दिन के हम भी यात्रा में शामिल होते हैं। नो, आर्मी इज टोटली अंडर कंट्रोल, जिसे कहते हैं टोटली, and the things are absolutely fine, coordination fine between Modi, Doval and army chief and everything. There's no issue to worry. सर, गुजरात के बाद अमित शाह और मोदी के लिए कर्नाटक में चुनाव जीतना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के बाद और हिमाचल का चुनाव जीतने के बाद क्या कांग्रेस भाजपा को बैंगलोर में कड़ी टक्कर दे पाएगी? टक्कर तो दे रही है। मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा अंधेरे में नहीं रहते। वो महसूस कर रहे हैं कि वहाँ टक्कर है, वहाँ पे जो है। और टक्कर क्यों है उसका कारण कि वहाँ क्या रीजनल पार्टीज रूल करती हैं नॉर्मली, रीजनल लीडर्स हैं ना, उन्हीं का रुतबा ज़्यादा चलता है। वहाँ सिद्धारमैया है, कांग्रेस में पहले चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, डी शिव कुमार है, बड़े लीडर हैं, रिसोर्सेज भी हैं उनके पास में, और लिंगायत वोट्स का सपोर्ट इधर उधर का वो भी वहाँ पे रहता है। अब बीजेपी में क्या है कि वो जो येदियुरप्पा हैं सबसे पुराने लीडर, वो वैसे तो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन थोड़ा दाएँ बाएँ हो रहे हैं। वो कहते हैं मेरे लड़के का भविष्य तय करो। पिछली बार उनके लड़के को मंत्री बनाना था, नहीं बनाना था, बना नहीं, वो उनके मन में पीड़ा है। और जो सरकार है अभी, उसमें यह है कि थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर जो है वो थोड़ा बहुत चलता है। तो बीजेपी इज़ क्वाइट कंसर्न। अरुण सिंह इंचार्ज है वहाँ के, हालांकि मतलब सुलझे हुए आदमी हैं पॉलिटिकली जो है,
और जेपी नड्डा बार बार जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक शंका है कि यार कहीं हार नहीं जाए यहाँ पे। और यात्रा भी हुई वहाँ पे। एक दिन उन्होंने सिद्धरमैया को अपने साथ में लिया, फिर शिव कुमार को साथ में लिया, फिर दोनों को हाथ जोड़ के साथ में लेके चले। मैसेज तो जाता है ना कहीं न कहीं। तो अगर कांग्रेस एक रही वहाँ पे, गुटों में नहीं बटी, तो कांग्रेस की थ्रेट तो है, मतलब टफ है, जिसे आप कहते हैं कि भाई कंपटीशन है वहाँ पे कर्नाटक में। इसलिए बीजेपी विजिलेंट है, वो कर रहे हैं अपना काम। सर, जब राजस्थान में आखिरी दिन था भारत जोड़ो यात्रा का, तो देवजी पटेल और 2 सांसद थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी कि कोरोना इस यात्रा की वजह से फैल रहा है, और ये चिट्ठी उनको लिखी हेल्थ मिनिस्टर को। हेल्थ मिनिस्टर ने उस दिन से पार्लियामेंट में खुद भी और सबको मास्क पहनाना भी शुरू किया, और ये सुझाव दिया कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए, क्योंकि उससे इस बात का डर है कि कोरोना फैल सकता है। ये कितना आवश्यक था या कितना विवेकपूर्ण था आपके लिहाज से? कह सकते हैं फेयरली रीजनेबल था। थोड़ा बहुत आप पॉलिटिकल मोटिव लगा सकते हैं कि यात्रा वात्रा चल रही थी, वहाँ पे लोग जा रहे थे, सोचा होगा कि यार चलो रुकते हैं तो रुको, लेकिन ये बेसिक मोटिव नहीं था। बेसिक मोटिव था उन दिनों 2 नए क्या आते हैं वो वेरिएंट, वो आ गए थे यहाँ पे, चिंता हो गई थी विदेशों से, और एक्चुअल में चेकिंग हो गई थी, फ्लाइट्स में चेक करने लग गए थे लोग। तो वो जो एक्सरसाइज थी वो सीरियस थी। उसी सीरियस एक्सरसाइज को देखते हुए लोगों ने सोचा होगा भी इनको आगाह तो करो कि मत करो ऐसा। उन्होंने माना नहीं पॉलिटिकली, वो अलग बात है। फिर फेयर एनफ इन्होंने परस्यू नहीं किया उस बात को, जो है कि ठीक है नहीं मान, और कोरोना फिर इतना कोरोना आया भी नहीं, सीरियस इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो आई थिंक गवर्नमेंट वाज फेयर एनफ। जब उनको खतरा लगा तो उन्होंने वार्न किया, जब खतरा नहीं लगा तो उन्होंने परस्यू नहीं किया उसका। दैट्स ऑल। सर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सप्ताह में एक बार 15 किलोमीटर चलने की सलाह दी है, आपको क्या लगता है वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना फीजिबल है? मुश्किल है। कांग्रेस में सब लोग, ज़्यादातर लोग विलासिता के आदी हैं, रात को लेट सोना, वैसे आजकल सब लोग लेट सोते हैं, और यूँ तो 2-2 बजे सोता है। कई ऐसे मैसेज आते हैं रात के 2:14 अरबी कौन सा टाइम है, ठीक है सोते हैं तो उठो कैसे भैया? आप पे तो कोई नहीं है, आप में से कोई सो जाए भी ठीक है। उमर को मैसेज भेज दिया एक कि ठीक है मैं आज 2 घंटे लेट आऊँगी, किसी और को भेज दिया मैसेज जो है। बाकी वहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, उठेंगे ही नहीं। और यात्रा दोपहर को तो हो नहीं सकती, दिन में 3 बजे, तो यात्रा सुबह होती है, उठ के जो है लगता नहीं। फिर सुझाव अच्छा है। एक और कांग्रेस ने और सुझाव भी दिया है कि 10 किलोमीटर लोग यात्रा करें और ये करें, सब फिजिबल नहीं है। सुझाव अच्छा है, फिजिबल नहीं है। सर, भारत जोड़ो यात्रा के असर से कांग्रेस लगातार उत्साह में है, और इसके बाद जिस जिस राज्यों में वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करने जा रही है, उसकी क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? कितना सक्सेस हो पाएगा हाथ से हाथ जोड़ो जो उनका प्रोग्राम? ठीक है, इनिशियल रहेगा, टेक ऑफ अच्छा रहेगा थोड़ा सा। 26 से शुरू हो चुकी है, चलेगी। अभी कोई खास आना जाना नहीं है इसमें, क्योंकि लोगों को तो शौक था खाली राहुल गांधी से मिलने का, यात्रा में जाने आने का। और सब लोग टिकट की चिंता कर रहे हैं, कोई कुछ चिंता कर रहा है, कोई यही देख रहा है गहलोत पायलट है क्या होगा, कोई कुछ देख रहा है, राजस्थान की बात जो है। तो अभी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, एक मोरलाइजिंग, एक जिसे कहते हैं ना एंथुजियास्टिक इफेक्ट है, एक मतलब प्रमोट करने वाला इफेक्ट है, जिसे कोई ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता कुछ। सर, भी काफ़ी लंबी यात्रा थी, 150 दिन की यात्रा थी। इसमें राहुल गांधी के साथ पैदल चलना, फोटो खिंचाने के लिए कई सारे नेता मंत्री वहाँ पहुँचे, लेकिन उनमें से जनप्रतिनिधि भी थे, मंत्री भी थे, वो अपने क्षेत्र को छोड़कर काफ़ी लंबे समय राहुल गांधी के साथ रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, गलत है ये। पर क्षेत्र किसको याद आता है? जब मौका है जाने का, फ़ोटो खिंचवाने का राहुल गांधी के साथ में, वहाँ रहने का, अपने नंबर बढ़ाने का और सब करने का, तो गलत है, नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी को अगली यात्रा हो तो कुछ गाइडलाइन तय कर देनी चाहिए। कोई भी एक नेता मेरे यहाँ 10 दिन ज़्यादा साथ नहीं चलेगा या 5 दिन ज़्यादा साथ नहीं चलेगा, गाइडलाइन बनानी चाहिए। सर, ऐसी चर्चा है कि यात्रा के बाद कांग्रेस में चापलूसी और चमचागिरी के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? हाँ, और आदित्य को मैं बता ही रहा था ये बात, हम कर रहे थे कि अब जो लोग यात्रा में गए थे, किसी ने बहन को पकड़ लिया, किसी ने भाई को पकड़ लिया। अब एक नई कल्चर हो गई है कि सारी कांग्रेस जो है ना बस इन 2-4 लोगों में सीमित रह गई है, भाई बहन और उनके सलाहकार। सोनिया गांधी तक तो लोग पहुँचते नहीं हैं। और राज्यों में देखता हूँ कि मंत्री कहाँ गया हुआ है, अलंकार से मिलने गया हुआ है, वो कहाँ गया हुआ है, डेबू से मिलने गया हुआ है, वो वहाँ कहाँ गया हुआ है, राजस्थान घेवर खिलाने के लिए, तो वो विद्यार्थी के यहाँ चला गया है। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा, दे आर नॉट इन करप्शन, लेकिन ये सब इस तरह PR चालू हो गया है कांग्रेस में, इस तरह का जो है, तो चमचागिरी हो गई है। फील्ड में भी जाते हैं कि यार फोटो साथ खड़े खिंचाएंगे फ़ोटो, फिर आगे अपने फील्ड में कहेंगे, टिकट के लिए दावा करेंगे आकर के, तो है ये। तो चमचागिरी तो विरासत में है, सब पार्टियों में होती है। बीजेपी में काफ़ी बंद हो गई है एक तरह से मोदी के शासन में जो है, और पहले कांग्रेस में होती रही, लेकिन अब थोड़ा सा फोकस चमचागिरी के जो लोग हैं वो 2-4 सीमित रह गए हैं बस। गांधी परिवार के 1-2 लोग जो हैं बस इन्हीं के आसपास घूमती है, इनके और इनके सलाहकार जो हैं, ये तो गलत है। सर, यात्रा पर वापस आ, यात्रा
कि एक यात्री का कहना था कि जब रात में यात्रा ख़त्म हो जाती थी तो कंटेनर्स में पार्टी के जैसा माहौल रहता था, और क्या आपको इसकी कोई जानकारी है? भाई देखो, ऐसा हर पार्टी में वुमेन फैक्टर तो रहता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, वुमेन एम्पावरमेंट डिसएम्पावरमेंट सब रहता है। और जब समाज साथ है आजकल को एजुकेशन सब साथ जाते हैं, तो राहुल यात्रा में भी को एजुकेशन थी, महिलाएं भी गई हैं, पुरुष भी गए हैं, सब जाते हैं। और सारा दिन चलते हैं, थका जाते हैं, शाम को कहते हैं चलो एक ड्रिंक लगाते हैं, चल के बैठते हैं कहीं। राहुल गांधी के तो आप ऐसी बात कर नहीं सकते। तो बैठ गए, वो पार्टी हो गई, 4 लोग ड्रिंक करने बैठ गए, 2 महिला नेत्री साथ में बैठ गई, बात हो गई, बस इतना ही है। तो वैसे गॉसिप है कि पार्टी का माहौल हो गया है, लेकिन गॉसिप काफ़ी चली। और कुछ लोगों के तो होता है जैसे कि ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा, तो व्यक्ति यहाँ मिलेगा, ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। गॉसिप एक तरह से इंटरेस्टिंग गॉसिप। दीज गॉसिप्स कीप पार्टी यंग एंड एनर्जेटिक। सर, हमेशा यूथ की पैरवी करने वाले राहुल ने आखिर 80 साल के खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब वो देखो, उस दिन तो मजबूरी हो गई थी कि सोचने का वक्त ही नहीं था, सारा फोकस अशोक गहलोत पे था। ऐन वक्त पे बदल गया सारा घटनाक्रम जो है, कोई दिखा नहीं कंसेंसस चॉइस, तो सामने वही कंसेंसस चॉइस थे, तो बन गए वो। इट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस, और खुद बनना नहीं चाहते थे, और कोई ऐसा युद्ध दिखा नहीं उसको आगे बनाए, तो सहमति नहीं बनी परिवार पे। तो टू कट शॉर्ट ये है कि 11th आवर पे एक कंसेंसस चॉइस उसी की थी, बन गए। और उनको पता था ये सब रबर स्टैंप हैं, पावर तो मेरे पास है, ठीक है कोई बनो। सर वही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने कह दिया कि ये तो रबर स्टैंप है। खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बने 3 महीने हो चुके हैं, बावजूद उसके आज भी पार्टी के जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो राहुल गांधी लेते हैं। कब तक राहुल गांधी ऐसे रिमोट कंट्रोल से चला लेंगे पार्टी को? दिस इज़ टू बी सीन। ये मैंने कहा आने वाले दिन तय करेंगे इस राहुल यात्रा में जो राहुल का नया जो अवतार है, वो अवतार कितना इफेक्टिव होता है, कैसे आने वाले दिन तय करेंगे। अभी तो मतलब कहना चाहिए खड़गे जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आते हैं उससे वो परेशान हैं, उसके लिए भी 3 पावर हाउस हो गए हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। वो कैसे करें, किस से कैसे करें, जो फैसला लेना चाहते हैं ले नहीं पाते हैं। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आप देखिए, राजस्थान का किस्सा हुआ, अजय माकन ने रिपोर्ट तैयार करी, नेगेटिव एक्शन लिया है 3 के खिलाफ में, खड़गे ने कहा मैं साइन नहीं करता, यू एम मिस हैंडल द सिचुएशन जो है। तो खड़गे का इंप्रेशन क्या था, पीछे से नहीं करने का जो है किसी का था, उधर से किसका था, सोनिया जी कैसे? हाँ सर, वो खुद भी परीक्षक थे, तो जैसा आपने बताया कि उनको लगा मिस हैंडल हुआ है। हाँ, और दूसरा जो अजय माकन थे उनका शायद प्रियंका की तरफ से थोड़ा कम्युनिकेशन और डायलॉग हो कुछ इस तरह का जो है, तो रिपोर्ट नहीं बनी, आज तक पड़ी है रिपोर्ट वहाँ पे जो है। तो इस तरह क्या है कि खड़गे 3 पावर सेंटर को कैसे डील करे और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कैसे डील करे, ये जब तक राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी का आपस में रोल तय नहीं कर लेते, बल्कि प्रिसाइजली जब तक राहुल गांधी को फ्री हैंड दे के या सिस्टम से हटा के, मतलब जब तक असली जो सारी चुनौतियाँ, सारा इशू है, सारा एजेंडा वो है कि गांधी मस्ट डिसाइड द रोल ऑफ राहुल एंड प्रियंका। बेसिकली प्रियंका क्या यूपी की इंचार्ज रहेगी या बाकी राज्यों में भी दखल देंगी या क्या करेंगी? छत्तीसगढ़ में कुछ फैसला कर लेते हैं, राहुल कुछ फैसला करता है, उन्होंने कहा 2.5 साल हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं होगा, नहीं हुआ, दैट वे जो है। तो कांग्रेस में क्या है कि बहुत मतलब इसे कहना चाहिए कि एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। आई थिंक वी हैव वेस्टेड आवर 1.5 आवर ऑन डिस्कसिंग कांग्रेस, क्यों कुछ होना जाना है नहीं। ये 3 व्यक्ति ऐसे ही रहेंगे और ऐसे क्रॉस करते रहेंगे, मल्टीपल करते रहेंगे, बीजेपी आगे बढ़ती रहेगी और यात्राएं होती रहेंगी और हम जैसी शो ऐसे करते रहेंगे टाइम पास। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर राहुल और केसी वेणुगोपाल के बीच में ऐसी क्या केमिस्ट्री है कि पार्टी में आज भी खड़गे से ज़्यादा केसी का रुतबा है? तो क्या है कि केसी जो है एक नई डिस्कवरी है इसके अंदर जो है, और नई डिस्कवरी कैसे है, वो राहुल की भाषा समझते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं और आंखों में इशारे हो जाते हैं उनमें आपस में, और वो सब अपना कर लेते हैं हिसाब किताब। जैसे अहमद पटेल देखते थे सोनिया गांधी की तरफ, सोनिया देखती थी, सोनिया गांधी ने कहाँ हाथ हिलाया, चाय का कप कैसे उठाया, वो सब इशारा समझते थे, वो होता था। तो केसी और तीसरा केसी खासियत क्या है कि तीनों को समझते हैं। ये जो है तीनों क्या समझते हैं, तीनों में पुल हैं, सोनिया को भी हैंडल करते हैं, प्रियंका को, और ये कॉमन चॉइस है इस बीच में। तो मैं सोचता हूँ कभी कोई केसी को अध्यक्ष बना देना चाहिए था खड़गे की जगह, कम से कम ये कम्युनिकेशन गैप तो नहीं होता। तो ठीक है, केसी उनके रिलेशन अद्भुत है, चलेगी। केसी इज़ नो नॉनसेंस पर्सन बेसिकली, और स्टेट हैं, बिल्कुल फालतू बात नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी बात का असर है। और तो छोड़िए, अशोक गहलोत भी उनकी बात को सुनते हैं ध्यान से, जो नॉर्मली कोई छोटा मोटा नेता कुछ उनको कह नहीं सकता, वो सुनते हैं। किसी का फ़ोन आए, कोई बात हो तो दैट वे ही टॉक सेंस जो है, दिस इज ऑल। एक थोड़ा सा गंभीर सवाल है, पिछले दिनों हमने देखा राहुल गांधी थोड़ा लीक से हटकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। तो इस घटनाक्रम को हम कैसे एनालाइज करें, किस तरीके से देखें? नहीं ठीक है, एक अच्छा कदम है, एक जिसे कहना चाहिए कि एक
उदारता रहनी चाहिए और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रहना चाहिए। बट ठीक है, वो लोग नहीं जाते राजीव गांधी की समाधि पे, तो कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं, आप तो जा रहे हैं, जाइए आप उसके अंदर जो है। तो ठीक मैसेज था, उनको अच्छा लगा उन्होंने। लेकिन एक बात उसमें सही नहीं थी जो है, और वो बात सही क्या नहीं थी उसके अंदर कि जिन्होंने, मैंने अचानक देखा टीवी में कि जो परिक्रमा करी उन्होंने, तो वो जीन्स पहने हुए थे और परिक्रमा का टोन ये था कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं जैसे लोधी गार्डन में एक तरह से। वो अच्छा लगा मुझे दैट वे। बाकी अच्छा प्रयास है, अच्छी शुरुआत है, लोगों को फॉलो करना चाहिए जी, दैट्स ऑल। सर, चूंकि अब संसद का सत्र भी अभी चल रहा है, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा से उत्साहित कांग्रेस राज्यसभा और लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में सरकार से टकराव के लिए नए मुद्दे ढूंढेगी और सरकार से टकराव करेगी? ऑब्वियसली ये तो पॉलिटिक्स है। अब आज देखिए ना, उन्होंने बहिष्कार किया, कहा और कहा भाई हम तो इस मुद्दे पे डिस्कस होना चाहिए पहले, LIC बैंकों का पैसा इतना लग गया उतना लग गया, सब डिस्कस होना चाहिए दैट वे जो है। तो ये टकराव होगा, मुद्दा हर मुद्दा वो देखेंगे, लेकिन उसका परिणाम कोई निकलने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के वो भी बताया ना आपको, 52 आदमी 2-4 वैसे बीमार रहते हैं, कितने खड़े हो जाएंगे और क्या कर लें आगे, साथ कौन सी पार्टियाँ देंगी। ये तब तक है जब तक अमित शाह साइलेंटली डिस्टेंस से देख रहे हैं बैठ के। अमित शाह पिक्चर में आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सब टाइम फिस जिसे कहते हैं हो जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे पार्टी वुड लाइक टू अवेल ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी, एवरी चांस टू एम्बेरस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। सर, इस बीच में रीजनल पार्टीज को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? रीजनल पार्टी के बारे में बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टैंड है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, बाद में उनको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे शिवसेना है, सारे चढ़े, उनको हटा दिया बाद में। ठीक है, एक दूसरी और पार्टी कौन सी थी? जेडीयू बिहार में। हाँ, जेडीयू बिहार में, सारे फिर उनसे हटा दिया। बसपा, तो वो, लेकिन अल्टीमेटली उनकी सोच ये है कि रीजनल पार्टीज है ना, इनका एम्पावरमेंट लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 2 ही पार्टियां हों या 3 पार्टियां, उनसे टकराव आपस में, हेल्दी लोकतंत्र के लिए, हेल्दी उसके लिए जो हो, अदरवाइज नहीं होना चाहिए दैट वे जो है। तो रीजनल पार्टीज़ के बारे में बेसिक सोच तो शायद उनका ये है कि ये लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है डेमोक्रेसी के, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ वेराइटी, कट डाउन ऑफ वोट्स, डिवीजन ऑफ वोट्स मानते हैं। लेकिन कहीं कहीं जब उनको लगता है इनको यूज़ करना है तो यूज़ भी करते हैं। तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, ऐसे माने। बहुत एक आखिरी सवाल सर, और बहुत महत्वपूर्ण, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सम अप करें राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को, तो कैसे आप इसे सम अप करेंगे? सम अप करने का तो वही पुराना सेंटेंस है जी कि स्नो फॉल्स, राहुल राइजेस, यात्रा एंड्स, बट with no major hope for 10 assembly polls and 2024. और इसी समअप करने के साथ थोड़े से इतिहास के पन्ने में पलट देती हूँ, क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का हम जिक्र करते हैं तो वो जैसे खुद को आम लोगों के साथ जोड़े रखते थे, एक वैसी ही कोशिश ये राहुल गांधी की नजर आती है। महात्मा गांधी सत्ता से दूर रहते थे लेकिन पार्टी में सबसे मजबूत होते थे। तो क्या राहुल गांधी की एक यही कोशिश है? लेकिन सबकी नजरें इस पर अब रहने वाली हैं, क्योंकि राहुल गांधी आगे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कैसे खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, इस पर सबका ध्यान रहने वाला है। और वैसे भी आने वाले वक्त में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अगर इसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलती है तो क्रेडिट तो जाएगा भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को भी। लेकिन अगर नहीं तो आगे क्या, क्योंकि 2024 सामने है। और ऐसे में अगर चुनौतियों की बात करें तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है चुनौती का, उस जोड़ी का जिसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उस पर भी एनालिसिस आगे कभी करेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जेसी सर आपका द जेसी शो में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ द जेसी शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।